अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, जैसे अभी मैंने आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल करवाया जिसके अंदर मैंने आपको पूरी बैलेंस शीट इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट अगर मुझे कैलकुलेट करनी हो कि मैंने इस शेयर्स को एक्वायर करने के लिए किस किस फॉर्म की कंसिडरेशन दी थी, जिसमें हमने सीखा कैश कंसिडरेशन, डेफर्ड कंसिडरेशन, शेयर कंसिडरेशन और सर पीपी एज अ कंसिडरेशन और कंटिजेंट कंसिडरेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम आते हैं कि भाई अगर आपको कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाने को दे तो आप कैसे बनाएंगे। पर इससे पहले आपको कुछ बातें जहन में होनी चाहिए, क्योंकि देखें अगर ये बेसिक्स आपको नहीं आती हैं तो आगे आप जो अभी मैं एडवांस करवाऊंगा अगली 2 क्लासों के बाद या 1 क्लास के बाद वो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो इतना एडवांस है कि वो यहां से कैरी फॉरवर्ड होना है। अच्छा जी, अब समझिएगा, क्या आप ये बात मानते हैं कि जब हमने नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी बनाए थे तो सब्सिडरी के रिपोर्टिंग डेट के रिटेन अर्निंग में जो प्रॉफिट आया हुआ होता है वो सेपरेट बुक्स का ही प्रॉफिट होता है, यानी उसके अपने पीएनएल से। ऐसा ही है। तो आपने क्या किया था, रिपोर्टिंग डेट पे इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स को यानी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स को आपने एडजस्ट किया था। तो क्या आप मानते हैं कि जब आपने इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स वो रिपोर्टिंग डेट पे बच्चों पार की थी तो उससे एक चीज हुई थी, उससे सब्सिडरी की सेपरेट बुक्स का प्रॉफिट जो ऊपर था वो क्या हो गया था, कम हो गया था। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट पार्क कर देने से नेट एसेट्स के अंदर क्या वो इक्विटी तो एडजस्ट हो गई, बैलेंस शीट में तो वो एडजस्टमेंट हो गई, पर क्या जो सब्सिडरी की सेपरेट बुक्स का पीएनएल है, अगर आपको कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाने को आ जाए तो क्या मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या वो एडजस्टमेंट, क्या वो प्रॉफिट की एडजस्टमेंट, क्या वो इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट पीएनएल में पार्क हो गई, या वो भी हम ही करेंगे। सर वो भी हम ही करेंगे। आप जरा दिमाग लगाएं कि एक एक माइंड मैप बनाएं कि सेपरेट बुक्स का सब्सिडरी का प्रॉफिट उड़ के उसके रिटेन अर्निंग में गया, उसके नेट एसेट्स में आ गया, आपने उसको क्या किया, कम किया, एडजस्ट किया। फिर मैं कह रहा हूं मेरी जान के उसको एडजस्ट करने के बाद आपने टेक्निकली अपनी बैलेंस शीट में अपने प्रॉफिट को एडजस्ट किया है। पर मैं ये पूछता हूं आपसे कि सेपरेट बुक्स का पीएनएल एडजस्ट हुआ या अभी भी वही है। सर वो अभी भी वही है, उसको भी आपने ही एडजस्ट करना है, यानी यही सारी इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स आपने कहां पार करनी होंगी, पीएनएल में, बट कुछ तरीका अलग होगा। अब इसी केस में मैं पेरेंट की एग्जांपल देता हूं। पेरेंट एंटिटी की सेपरेट बुक्स का प्रॉफिट, क्या आप मानते हैं उसकी सेपरेट बुक का प्रॉफिट उसके पीएनएल से उठ के उसकी अपने रिटेन अर्निंग में आया होगा, तो आपको याद होगा उसका जो ग्रुप रिजर्व है उसके अंदर वो प्रॉफिट शामिल होगा। ऐसा ही है। मुझे बताओ, आपने उस प्रॉफिट को एडजस्ट किया था क्योंकि आपने अनरियलाइज प्रॉफिट्स को एलिमिनेट किया था, यानी माइनस किया था। तो आपको नहीं लगता कि वही प्रॉफिट मेरे ग्रुप रिजर्व में यानी मेरी इक्विटी में एडजस्टेड है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं वो प्रॉफिट जो मेरी बैलेंस शीट में जमा हो रहा है वो इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स के बाद हुआ? पर मैं कह रहा हूं एट द सेम टाइम अगर तुम पीएनएल बनाओ तो क्या पीएनएल में वो प्रॉफिट की एडजस्टमेंट्स हुई या नहीं हुई? सर नहीं हुई है, वो बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट्स थी, वो आपने बैलेंस शीट में की है, उससे इक्विटी सही हुई है, पीएनएल अभी भी अपनी जगह है। तो क्या आपकी कोर्स में क्या सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है? नहीं भाई, कंसोलिडेटेड पूरे एफएस बनते हैं। तो कंसोलिडेटेड एफएस बनाते वक्त जब आप लोग कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाएंगे तो उसके अंदर आपको एक ख्याल रखना है कि कंसोलिडेटेड पीएनएल में भी इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स पार्क करेंगे ताकि वो पीएनएल वाला प्रॉफिट और जो इक्विटी वाला प्रॉफिट है वो आपस में क्या हो जाए, मैच होता है, तभी आपकी बैलेंस शीट क्या होगी, वो उससे मैच करेगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। और सर ये इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं? डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं स्टेटमेंट और चेंजेस इन इक्विटी या कैश फ्लो कराऊंगा उस वक्त ये चीजें बहुत काम आएंगी। आई होप दिस इज क्लियर। आपकी स्क्रीन पे मैं शुरू कर रहा हूँ, कंसोलिडेटेड पीएनएल जो अपीयर हो रहा है बिल्कुल बेसिक बेसिक तरीके से। सही है जी, बहुत फोकस होकर सुनिएगा। हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं आपसे। अच्छा जी, मैं ये कहता हूं कि भाई कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाने के लिए आपको कुछ चीजों का बेहद ख्याल रखना है, और वो चीज है क्या भाई? फॉर एग्जांपल आपको दोनों कंपनीज का पीएनएल दिया हुआ होगा, पेरेंट का भी और सब्सिडरी का भी। अब इसको करना क्या जाता है समझिएगा। क्या आप ये मानते हैं कि पेरेंट एंटिटी का अपना पीएनएल का जो बॉटम लाइन का प्रॉफिट है यही प्रॉफिट पेरेंट एंटिटी की रिटेन अर्निंग में जमा हुआ होगा? आपने इसको बैलेंस शीट में तो एडजस्ट कर लिया, पीएनएल अभी भी वैसा ही है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, बट इसको सॉल्व करने की एक टेक्निक है जो मैं सिखाऊंगा। अभी देखो इसमें क्या ही रहा है,
ABC acquired 80% शेयर ऑफ DEF लिमिटेड ऑन जुलाई 1 2018, यानी इसकी एक्विजिशन हुई है जुलाई 1 2018 को। फॉलोइंग आर द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ बोथ कंपनीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, यानी मैं कंसोलिडेशन करूंगा 31 दिसंबर 2018 की। अच्छा जी, ये कोई पीएनएल दिया हुआ है आपको एबीसी और DEF का, वो नीचे लिख के देता है कि भाई ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस आर अक्रूड इवनली ड्यूरिंग द ईयर। अक्रूड का मतलब ये है कि हर महीने में इक्वली। अब कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत अहम है। देखो, अगर इससे डेविएट किए ना तो सवाल हाथ से चला गया, क्योंकि बच्चे पेपर में ये ब्लंडर मार के आते हैं। आपने पहले स्टेप में ये करना है कि आपने देखना है आपने सब्सिडी को एक्वायर कब किया। इस वाले सवाल में देखो जानिए, आपने एक्वायर किया जुलाई 1 को, तो क्या मैं ये कह सकता हूं मेरा सब्सिडी के प्रॉफिट पे जो राइट आएगा वो 1 जुलाई से आएगा? तो सर जुलाई से पहले क्यों नहीं आएगा? आप याद करें कि जब मेरा इस पे कंट्रोल आया, क्या मैं ये कह सकता हूं इससे पहले के प्रॉफिट्स मेरे प्रॉफिट से? नहीं भाई, मैं ये कहूंगा मेरे प्रॉफिट्स पे जो मेरा राइट है इसके प्रॉफिट्स, वो कब से? जुलाई 1 से। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने बेवकूफी की और आपने डेट ऑफ एक्विजिशन पीएनएल बनाते वक्त नहीं देखा, इवन बैलेंस शीट में भी देखते हो आप, याद करा निकालते हो ना रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो वो भी लाजमी है ना। तो रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद पे आपका प्रॉफिट का राइट होता है ना, तो यहाँ पे भी तो वही कॉन्सेप्ट है, बट वो बैलेंस शीट है, ये पीएनएल है। सबसे पहले आपने काम ये करना है डेट ऑफ एक्विजिशन। इस सवाल में मुझे पता लग गया है कि भाई मेरा सब्सिडी के प्रॉफिट पे राइट आया जुलाई 1 से, सही है जी। अच्छा जी, पहला स्टेप देखिए, आइडेंटिफाई द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, जब आपने डेट ऑफ एक्विजिशन आइडेंटिफाई कर ली है, अब आप बनाते हैं एक कंसोलिडेटेड पीएनएल, जिसको मैं नाम देता हूं अनएडजस्टेड कंसोलिडेटेड पीएनएल। क्या नाम देता हूं जी? अनएडजस्टेड कंसोलिडेटेड पीएनएल। अच्छा भाई साहब, आप इसको अनएडजस्टेड क्यों कह रहे हैं? भाई आप जरा दिमाग लगाएं। मैं ये कह रहा हूं आपको कि पेरेंट एंटिटी की बुक्स में जो प्रॉफिट आ रहा है ये 636480 का, ये अनएडजस्टेड है, क्योंकि यही प्रॉफिट उसके रिटेन अर्निंग में गया था, उसको तुमने वहां पे एडजस्ट किया था, तो ये इक्विटी में तो एडजस्ट हो चुका है, बट पीएनएल में एडजस्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये खाकी किताबें हैं, इन दोनों को मिला के आपने कंसोलिडेशन करनी है। तो सेकंड स्टेप क्या है? मैं सिंपल इन दोनों बैलेंसेस को मिला के एक जगह लिख दूं एज अ वर्किंग। तो मैंने बनाना है सबसे पहले अनएडजस्टेड पीएनएल, बट अनएडजस्टेड पीएनएल बनाते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आपने पेरेंट के तो पूरे 12 महीने के प्रॉफिट्स लेने हैं, बस सब्सिडरी के पूरे 12 महीने के प्रॉफिट नहीं लेने, आपने उसको टाइम अपोर्शन करना है। तो सर टाइम अपोर्शन करूंगा क्योंकि मैंने इसको खरीदा कब है? जुलाई पे। तो आप जरा यहाँ पे देखिएगा 6/12 करना है मैंने, और फिर मैं करूंगा ये कि भाई अनएडजस्टेड कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाऊंगा। मैं फिर अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं इसको अनएडजस्टेड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके अंदर इंट्राग्रुप एडजस्टमेंट्स पार्क नहीं हुई हुई हैं। चलें जी, देखते हैं किस तरीके से आता है ये। मैंने कहा मैं सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग एक्सपेंसेस सबको एक जगह ले आऊं और मैं बना दूं अनएडजस्टेड कंसोलिडेटेड पीएनएल। तो वो किस तरीके से बनेगा भाई? आप सिंपल एक काम करें ना सर, आप 1.5 मिलियन पेरेंट का उठाएं और 1.8 मिलियन उसका उठाएं, पर उसको हाफ कर दें, यानी 6 महीने करते हैं। तो अगर 1.8 मिलियन को मैं आधा करूं तो वो कितना बनता है? 9 लाख रुपए। तो 1.5 मिलियन के अंदर अगर मैं 9 लाख रुपीज ऐड करूं तो भाई कितना बनता है? 2.4 मिलियन। तो सर आप यहाँ पे देखिएगा 2.4 मिलियन सब कर करा के आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया कितना? 1018368। क्या मैं कह सकता हूं पेरेंट और सब्सिडी ने मिला के इतना कमाया? तो सर सब्सिडी ने इससे पहले भी तो कमाया भाई, इससे पहले कमाया, बट तुम्हारा राइट कब से? एक्विजिशन के बाद से। फिर वो कहता है कि भाई तीसरे स्टेप के अंदर आपने पार करनी है इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स। अच्छा जी, सर ये वही इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स है जो बैलेंस शीट में पार्क की थी? डेफिनेटली यस, क्योंकि वहां पे पार्क कर देने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे खुद ब खुद पार्क हो गई है। तो यहाँ पे पार करनी है, बट मैं आपकी आसानी के लिए सिर्फ स्टेप समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि भाई यहाँ पे जब मैं इंट्राग्रुप एडजस्टमेंट्स पार्क करूंगा, यानी कुछ प्लस माइनस करूंगा, तो मेरे पास जो रिजल्टिंग पीएनएल आएगा वो क्या होगा? सर उसका नाम होगा एडजस्टेड कंसोलिडेटेड पीएनएल, यानी वो पीएनएल जो आपस की इनकम से पार है, यानी वो पीएनएल जो टेक्निकली वो प्रॉफिट जो मैंने कहां से कमाया? ग्रुप के बाहर से। और ग्रुप क्या होता है? पेरेंट और सब्सिडरी को दोनों को मिला के। क्या मैं कह सकता हूं कि ग्रुप की इनकम तो वो इनकम होगी ना जो ये दोनों मिलके बाहर से कमाए या आपस से कमाए? सर बाहर से कमाए, आपस की इनकम तो क्या हो जाएंगी? एलिमिनेट हो जाएंगी। किस नाम पे सर? इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स के नाम पे। तो देखिए मैंने इसके लिए आसानी के लिए अज्यूम किया कि इसमें कोई इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स नहीं है। तो सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि अभी फिलहाल समझने के लिए, स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए, क्या मैं ये कह सकता हूं जानी
कि जब इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स नहीं है तो जो मेरा अनएडजस्टेड कंसोलिडेटेड पीएनएल है वही मेरा क्या है जी, एडजस्टेड कंसोलिडेटेड पीएनएल, वो सीधी सीधी उठ के आ गई। अच्छा, अगर एडजस्टमेंट हो भी तो प्लस माइनस होके आपका जो रिजल्टिंग आंसर है वो आ जाता। अब आगे सुनिएगा, ये जो प्रॉफिट आ गया 1018368, ये प्रॉफिट तो पूरे ग्रुप का है, इसमें पेरेंट का भी पैसा है और सब्सिडरी का भी पैसा है। बट आपको याद होना चाहिए कि इसके हिस्से बनेंगे दो। इसके कितने हिस्से बनेंगे? दो। रीजन है इसके पीछे, क्योंकि इसके अंदर जो सब्सिडरी का 6 महीने का प्रॉफिट तुम लेके आए हो वो 6 महीने का पूरा प्रॉफिट तुम्हारा नहीं है। उस 6 महीने के प्रॉफिट में एक अमाउंट एनसीआई का है और बाकी तुम्हारा है। तो अगर मैं दिमाग लगाऊं अभी फिलहाल समझने के लिए, क्योंकि बहुत बेसिक मैं जल्दी रिवाइज करवा रहा हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1018368 दो कंपनीज का पैसा है, इसके अंदर पेरेंट और सब्सिडरी का दोनों का पैसा है। तो अगर मैं एक काम करूं आज के बाद फ्यूचर के लिए कि आगे हमें सवाल जिस तरीके से सॉल्व करना है, तो क्या मैं ये कर सकता हूं कि मैं सब्सिडरी की सेपरेट बुक का प्रॉफिट उठाऊं जो इसके अंदर जमा हुआ है, सब्सिडरी की सेपरेट बुक का। तो मैंने सब्सिडरी की सेपरेट बुक का जो प्रॉफिट पिक किया तो मुझे पता लगेगा वो 6 महीने का है। 6 महीने में से मैं 20% लगा दूं तो वो किसका हिस्सा आ जाएगा? एनसीआई का। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं इस पूरे प्रॉफिट में से सब्सिडरी का उठा के एनसीआई का हिस्सा निकाल के बैलेंसिंग फिगर किसको दे दूं? पेरेंट एंटिटी को। तो क्या आप ये मानते हैं उस बैलेंसिंग फिगर के अंदर पेरेंट एंटिटी का अपना पैसा और जो सब्सिडी का 80% बनता है वो खुद ब खुद आ जाएगा, अज्यूमिंग कि कोई अभी इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स नहीं है। तो वो 5वें स्टेप में कहता ही यही है कि भाई आप डिस्ट्रीब्यूट करें प्रॉफिट को कितने लोगों में, पेरेंट और एनसीए में। पर डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है ऐसे ही नहीं कि इसके ऊपर परसेंटेज लगा दो। आप देखो कि इस प्रॉफिट के अंदर पेरेंट का अपना भी है और सब्सिडी का भी है। पंगा किसके प्रॉफिट पे? सर सब्सिडी के प्रॉफिट पे है, तो आप सब्सिडी के प्रॉफिट में से एनसीए का हिस्सा देंगे, ना कि टोटल में से। तो सब्सिडी के प्रॉफिट में से एनसीए का हिस्सा निकाल दें, बाकी सब किसको दे दें? पेरेंट एंटिटी को। तो उसके अंदर पेरेंट का अपना पैसा और जो सब्सिडी से रिलेटेड मेरा 80% बनता है वो खुद ब खुद इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो सर देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में सब्सिडी की सेपरेट बुक का प्रॉफिट कितना? 381,888। सर ये 6 महीने का प्रॉफिट है, इसका मैंने 20% लिया, कितना आ गया? 76,378। तो हमने कहा भाई जब 76,378 हमने इसको दे दिया तो बाकी पेरेंट एंटिटी कितना आ गया? 941,990। आई होप दिस इज क्लियर। तो सर ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था जो आपको पता होना चाहिए कि जब हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड पीएनएल। सर अब रिकॉल करवा रहा हूं, आपने आज के बाद क्या करना है? आपने आज के बाद करना ही है कि सबसे पहले देखना है सवाल के अंदर अगर पीएनएल आया हुआ है तो आप सबसे पहले बच्चों कौन सा पीएनएल बनाएंगे? अनएडजस्टेड पीएनएल बनाएंगे। उससे पहले देख लेंगे कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ताकि अनएडजस्टेड पीएनएल बनाते वक्त आप अकॉर्डिंगली डेट के हिसाब से टाइम अपोर्शन करके प्रॉफिट्स को कंसोलिडेट करें। फिर जब वो एक ढांचा आपका बन जाएगा तो उसके अंदर आप क्या करेंगे? इंट्राग्रुप एडजस्टमेंट, जो कि मैंने अभी सिखाई नहीं है। जैसे ही आप इंट्राग्रुप एडजस्टमेंट स्पार्क करेंगे प्लस माइनस करके आप पहुंच जाएंगे कहां पे? एडजस्टेड कंसोलिडेटेड पीएनएल पे। तो जैसे ही बच्चों आप एडजस्टेड कंसोलिडेटेड पीएनएल पे पहुंच जाएंगे प्लस माइनस करके, तो वो जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट होगा वो दो लोगों का होगा, पेरेंट और सब्सिडरी का। उसमें से पंगा किस पे होगा? सब्सिडरी के प्रॉफिट पे होगा। तो सब्सिडरी के प्रॉफिट को उठा के जितना वहां जमा हुआ, देखें यहाँ पे मैंने 6 महीने का लिया है, एनसीए का हिस्सा निकाल के बाकी पैसे किसको देते हैं? पेरेंट एंटिटी को देते हैं। तो उससे होगा ये, बहुत सुकून से समझिएगा, उससे होगा ये कि पेरेंट को उसका अपना पैसा और जो सब्सिडी का 80% बनता है वो खुद ब खुद मिल जाएगा। अब सर समस्या ये है, यानी मसला ये है कि इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट स्पार्क कैसे करूंगा। तो आज की क्लास एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपसे एडवांस सवाल सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं। और वो क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने किया ये है कि मैं जब पीएनएल की एडजस्टमेंट करवाऊंगा ना तो मैं ये भी बताऊंगा साथ साथ कि बैलेंस शीट में इसके हवाले से क्या किया था। आए जी बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स की। अच्छा भाई, मैं ये पहले सिखा रहा हूं कि अगर आपस के कोई इनकम और एक्सपेंसेस हैं तो उसकी करेक्शन कैसे करोगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशनल इश्यूज। ऐसा ही है जी, आगे देखते हैं। मैंने कहा कि भाई पेरेंट एंटिटी ने लोन दिया था 1,00,000 रुपए का सब्सिडरी को एट अ रेट ऑफ 10%। तो याद करें आप, पेरेंट एंटिटी सेपरेट बुक्स में क्या एंट्री बनाएगा? लोन रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। ऐसा ही है, ये रहा जी 1,00,000 रुपए। इसके ऊपर इसने इंटरेस्ट बुक किया होगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम
क्रेडिट, ऐसा ही है जी। अच्छा, साइमल्टेनियसली सब्सिडी ने पैसा रिसीव किया हो तो उसने एंट्री क्या बनाई होगी, कैश डेबिट और लोन पेएबल क्रेडिट। इसने एक्सपेंस भी बुक किया होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अच्छा जी, ये तो पूरी कहानी मैंने बता दी। अब जरा मैं आपका माइंड मैप बना दूं ताकि आप तमीज से इसको सीख सकें, और खुदा के वास्ते बहुत सुकून से सुनना है इसको, क्योंकि ये आगे कैरी फॉरवर्ड होना है आगे तक, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी तक, इवन फॉरेन कंसोलिडेशन तक। तो खुदा के वास्ते उसको सुकून से सुनना, तुम्हारे लिए रिवीजन है ये। आगे सुनो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में ना ये लोन रिसीवेबल आएगा ना ये लोन पेएबल आएगा, ना वो इंटरेस्ट रिसीवेबल आएगा ना वो इंटरेस्ट पेएबल आएगा। और सर ये भी तो बताएं कि इनकम और एक्सपेंस का क्या करेंगे। सुनिएगा, पहले मैं बता रहा हूं बैलेंस शीट, मैंने क्यों प्रॉमिस किया है, मैं लिंक करके चलूंगा ताकि अभी जो कंबाइन सवाल कराऊंगा वो हो जाए तुमसे। सुनना, क्या बच्चों में ये कह सकता हूं कि जब मैं बैलेंस शीट बनाता हूं तो नेट एसेट्स और सब्सिडी बनाता हूं, यस और नो? यस सर। मैं जब नेट एसेट्स और सब्सिडी बनाता हूं तो क्या ये मानते हो कि नेट एसेट्स और सब्सिडी में रिटेन अर्निंग में सब्सिडी ने 10,000 का एक्सपेंस बुक किया हुआ होगा और पेरेंट एंटिटी ने अपने ग्रुप रिजर्व में अपने रिटेन अर्निंग में 10,000 का पॉजिटिव इनकम बुक की हुई होगी, तो आपको नहीं लगता ये इनकम जब वहां से उठ के यहां आएगी प्लस माइनस खुद ही जीरो हो जाएगा? यानी आपने ख्याल रखना है कि आपने इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट पार्क नहीं करनी है इनकम और एक्सपेंस की, क्योंकि एक का एक्सपेंस दूसरे की इनकम प्लस माइनस वहां पे जीरो हो जाएगा। क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर मेरा जो मकसद होता है वो इक्विटी को सही अमाउंट पे दिखाना होता है। वहां पे रिसीवेबल पेबल जो दिख रहा होता है सिर्फ उसको एलिमिनेट करता हूं, इनकम को नहीं छेड़ता, क्योंकि वो खुद ब खुद आके वहां पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्योंकि मुझे ग्रुप रिजर्व में और मेरी पूरी टोटल इक्विटी में उसका इम्पैक्ट जीरो चाहिए होता है, हो भी जीरो जाता है, मेरी जात पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ये मैंने बात बताई है बैलेंस शीट की। आए जी, तो देखें सर, आपके सामने एक प्रेजेंटेशन आ रही है, आपने लोन रिसीवेबल पेबल को और इंटरेस्ट रिसीवेबल पेबल कटा दिए। ये कहां किया होगा आपने, बैलेंस शीट में, और इंटरेस्ट की कोई एडजस्टमेंट नहीं की होगी अनलेस। अच्छा, अब एक बच्चे का सवाल आता है मेरे पास कि सर व्हाट इफ पेरेंट एंटिटी इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करना भूल गया हो, अब क्या करेंगे? तो बेटा अब आप ये करेंगे कि जो ग्रुप रिजर्व आप बना रहे होंगे ना बैलेंस शीट में, वहां पे इनकम ऐड कर देंगे ताकि वो नेगेटिव आके इसको क्या कर दे, जीरो कर दे। ऐसा नहीं कि उसका एक्सपेंस उड़ा दो, नहीं, आपने इनकम रिकॉर्ड करनी है जो गलत थी। सही है जी। और जब इनकम रिकॉर्ड करोगे तो वहां से जो एक्सपेंस यहाँ पे उठ के आएगा वो उसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ये मैं फिर बता रहा हूं कि अगर एरर हुआ तो आप एरर को सही करेंगे ताकि हम खुद ब खुद जीरो हो जाए। क्लियर है जी? आगे सर, आप तो पीएनएल सिखा रहे हैं ना, आए जी पीएनएल की बात करते हैं। आपको मैंने ये सिखाया है, सबसे पहले कौन सा पीएनएल बनाते हो, अनएडजस्टेड। जरा यहाँ पे फोकस करो। पेरेंट एंटिटी की बुक्स में इनकम कितने की आ रही है, 10,000 रुपए की। जब आप एक दिमाग में छवि बनाओ, जब आप अनएडजस्टेड पीएनएल बनाओगे तो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल सब टक टकाटक करके उसमें अगर इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी, बहुत सारी इंटरेस्ट इनकम होगी, उसमें सब प्लस हो जाएगी। और सामने वाली कंपनी के बाद बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस भी होगा, वो भी सब प्लस हो जाएगा। तो वो कुल मिला के अनएडजस्टेड कंसोलिडेटेड पीएनएल में आ जाएगा। मैं अभी कसम खा के कहता हूं कि अभी भी इंपैक्ट कितना दिख रहा है, जीरो। यानी इक्विटी पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। अभी आपके सामने देखो, -10 +10 क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। पर क्या मैं कह सकता हूं पीएनएल बनाते वक्त ये दिख रहा है पीएनएल के मुंह पे, पीएनएल के फेस पे, कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, इंटरेस्ट इनकम कितनी है। देखो मैं फिर कसम खा के कहता हूं कि भाई अगर इसको मैं रहने दूं, एडजस्ट नहीं करूं, तब भी आंसर क्या आना है, जीरो आना है, क्योंकि प्लस माइनस क्या है, जीरो है। पर मैं कह रहा हूं क्या पीएनएल में पीएनएल की प्रेजेंटेशन का इशू है कि मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ है 10,000 रुपए का, वो तो अपने आप से। मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट इनकम हुई है अपने आप से। तो भाई साहब आपने बैलेंस शीट में फिर इसको क्यों नहीं एडजस्ट किया था? बैलेंस शीट में दिखता नहीं है ना, इंटरेस्ट इनकम का नाम नहीं आ रहा होता, इंटरेस्ट इनकम नहीं आ रही होती, इंटरेस्ट एक्सपेंस का नाम नहीं आता, वहां पे सिर्फ इक्विटी आती है। और बेटा जब वहां पे सिर्फ इक्विटी आती है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वहां पे सिर्फ मेरा गर्ज ही होता है बैलेंस शीट के अंदर कि इक्विटी सही हो जाए, वो खुद ब खुद सही हो जाती है। और बैलेंस शीट में रिसीवेबल पेबल जो दिख रहे होते हैं उसको मैं हटा देता हूं। पर क्या पीएनएल बनाते वक्त आपको ये बात समझ आ रही है कि इंटरेस्ट इनकम का नाम दिख रहा होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस का नाम दिख रहा होता है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूं तब भी जीरो है, वो तो प्रूवन बात है। पर क्या यहाँ पे प्रेजेंटेशन इशू को मैं सही करूंगा? यस सर। तो आपने क्या करना है, इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट पार्क करते हुए एक्सपेंस को एक्सपेंस में से कटा देना है, इनकम को इनकम में से कटा देना है, तो आपने एक एडजस्टमेंट पार्क करनी है। ऐसा ही है। तो जैसे ही आप एक एडजस्टमेंट पार्क करेंगे आपके पास एडजस्टेड इंटरेस्ट एक्सपेंस और एडजस्टेड इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाएगी, जीरो। अब मैं आपसे पूछता हूं
पहले भी बॉटम लाइन जीरो थी, अब भी बॉटम लाइन जीरो। दोनों में फर्क क्या है सर? दोनों में फर्क ये है कि पहले की प्रेजेंटेशन गलत थी, अब की प्रेजेंटेशन सही है। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैंने आपको पहली एडजस्टमेंट ये बता दी कि इंटरेस्ट इनकम के रिलेटेड, लोन के रिलेटेड बैलेंस शीट में क्या होगा और पीएनएल में क्या होगा। चलते हैं जी अपनी अगली एडजस्टमेंट के ऊपर, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। बहुत सुकून से समझिएगा। आपको याद होगा बच्चों, आपने डे वन पे अपने सारे एसेट्स को कैरिंग अमाउंट से उठा के जानी किस पे लेके जाते हो? जल्दी बताओ, कैरिंग अमाउंट से उठा के किस पे लेके जाते हो? फेयर वैल्यू पे लेके जाते हो। तो जब कैरिंग अमाउंट से उठा के फेयर वैल्यू पे लेके जाते हो, लेट्स से कि 100 का एसेट तुम लेके जा रहे हो 150 पे, तो 50 रुपए तुम रिकॉर्ड करते हो ना बैलेंस शीट में। अच्छा फिर क्या होता है उससे, मैं एक रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। डे वन पे 50 रिकॉर्ड करने का यानी हरगिज मतलब ये नहीं है तुम सरप्लस बुक कर रहे हो, तुम नेट एसेट्स को बढ़ा रहे हो, जिससे गुडविल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी वो इम्पैक्ट गुडविल में जाता है, वो इम्पैक्ट कहाँ जाता है, गुडविल में जाता है। पर मैं कहता हूं कि पोस्ट एक्विजिशन में जब इंक्रीमेंटल 50 तुमने रिकॉर्ड किया तो उसको डेप्रिशिएट भी तो तुम करते हो। अब एक दिमाग लगाओ, यहाँ पे आएगा भी वो, खाली दिमाग पहले सोचने का कह रहा हूं। जब तुम इंक्रीमेंटली उसको डेप्रिशिएट करते हो तो लेट्स से मैं कहता हूं कि भाई 5 साल रिमेनिंग लाइफ है, तो वो 50 जो एक्विजिशन पे होता है रिपोर्टिंग पे कितना हो जाता है, 40। तो क्या आप 40 में से 50 माइनस करते हो, नेगेटिव 10 आता है। क्या वो नेगेटिव 10 नेट एसेट्स के अंदर इंक्लूड हो जाता है? यस सर। उससे सब्सिडरी का प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, वो जो सब्सिडरी का प्रॉफिट है जो कि कम हुआ है, वो तो इक्विटी में हुआ है ना, क्या पीएनएल में हुआ? या पीएनएल में अभी भी ओरिजिनल 100 पे ही डेप्रिसिएशन बुक हुआ होगा? सर पीएनएल में अभी भी 100 पे ही बुक हुआ होगा, होना चाहिए 150 पे। तो 50 रुपए जो इंक्रीमेंटल तुमने जो रीवैल्यू किया था उस पे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पीएनएल में भी हम ही पार्ट करेंगे, ताकि लाइक टू लाइक हो जाए, वो उससे मैच हो जाए। बात क्लियर जी? तो सर अगर सवाल में आपको पीएनएल बनाने को बोले और पीएनएल बनाते वक्त वो आपको ये बोले कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पेरेंट एंटिटी हैव रीवैल्यूड, यानी कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी हैव बीन लोअर देन इट्स फेयर वैल्यू, सही है जी। तो आपने क्या किया होगा, आपने एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की होगी। या तो वो ये कहता है अंग्रेजी में जो उसके अल्फाज होते हैं कि फेयर वैल्यू इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज ₹50। तो क्या ये बैलेंस शीट बनवा रहा है आपसे? नहीं भाई, वो चाह रहा है कि आप इस 50 रुपए के ऊपर जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आना चाहिए वो रिकॉर्ड करें। तो सर हमने नेट एसेट में किया तो था भाई, नेट एसेट में किया तो उससे इक्विटी सही हुई है। पीएनएल में वो अभी भी पार्क नहीं हुआ, तो पीएनएल में भी पार्क करने की जिम्मेदारी किसकी है? सर हमारी है। आए देखते हैं किस तरीके से। देखो मैंने पूरी एक इलस्ट्रेशन बनाई तुम्हें समझाने के लिए। सब्सिडरी ने प्रॉफिट अर्न किया 2.2 मिलियन का 2020 में और 1.8 मिलियन का 2021 में। ये बात याद रखिएगा। आगे देखिए, कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एक्विजिशन की 7 लाख है, फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एक्विजिशन पे कितनी है, 950। आपने एडजस्टमेंट कितने की पार की होगी? सर डेफिनेटली 2.5 लाख रुपए की। आए देखते हैं, 2.5 लाख की एडजस्टमेंट आपके सामने आ रही है। अभी कोई पीएनएल हिट नहीं हुआ। जब मैं रिपोर्टिंग पे जाऊंगा बच्चों, तो ये 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आता है, 187,500। क्या मैं कह सकता हूं, मेरे पास, बहुत सुकून से समझना, बहुत सुकून से समझना, पोस्ट एक्विजिशन कितना आ रहा है, 2137500। जबकि आप फोकस होकर देखें, सुकून से देखें, सब्सिडी ने प्रॉफिट कितना अर्न किया था 2020 में, 2.2 मिलियन। तो सर ये कम क्यों आ रहा है भाई? ये कम आ रहा है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से जो 2.5 लाख रुपए पे आपने चार्ज किया हुआ है, तो यहां तो इंक्लूड हो गया ना। पर अब मैं अगर आपसे बात कहूं कि यही चीज अगर एक और साल बाद हो रही है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 125। क्योंकि बैलेंस शीट एजेड की बनती है, तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना आता है, 387,500। मैं अभी आपको सिखाता हूं क्या है ये, सुनिएगा। मैंने कहा कि भाई अज्यूम कर रहा हूं पेरेंट ने कुछ भी नहीं कमाया, अज्यूम कर रहा हूं पेरेंट ने कुछ भी नहीं कमाया। क्या आपको यहां पे वाजे तौर पे दिखता है कि सब्सिडी का प्रॉफिट 2.2 मिलियन है, जो ऊपर बताई गई इंफॉर्मेशन से मैच हो रहा है? ऐसा ही है। पर क्या ये अनएडजस्टेड पीएनएल है? यस सर, ये अनएडजस्टेड पीएनएल है। पर सर अगर इसमें मुझे एडजस्टमेंट पार्क करनी है तो 250 को प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप 4 से डिवाइड करें। 250 को 4 से डिवाइड करें, कितना आता है आंसर, जल्दी बताएं। सही जी। अच्छा भाई, 250 को अगर मैं डिवाइड करूं 4 से, तो मेरा आंसर आता है कितना जी, 62,500। क्या मैं कह सकता हूं मैं 62,500 से इंटरवल एडजस्टमेंट पार्ट करूंगा, अपने एक्सपेंस को क्या करूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि यही वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जो पीएनएल में पार्क नहीं हुआ हुआ, इक्विटी में तुमने किया था। तो भाई मुझे एक बात बताओ, जब मैं एडजस्टेड कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, देखो 2137 उससे मैच करता है ऊपर।
क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं दोनों को लिंक करके चलाऊंगा, ऐसा ही है। अब एक और बात समझने की बात यह है कि जब मैं अगले साल का पीएनएल बनाऊंगा, अगले साल का, तो क्या मैं कह सकता हूँ अगले साल फिर जो डेप्रिसिएशन बुक हुआ होगा वो नॉर्मल ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट पे बुक हुआ होगा, जैसे 175 ऊपर भी आ रहा है 175 नीचे भी आ रहा है, पर क्या सर यहाँ पे भी 62,500 का डेप्रिसिएशन मैं ही पार करूंगा? सर जब मैंने 62,500 का डेप्रिसिएशन पार किया तो मेरे पास देखें प्रॉफिट कितना आ गया, 1737। सर ये तो मतलब ये तो पपलू हो गया आपका, आपका तो अमाउंट ही मैच नहीं होता बेटा, पीएनएल फॉर द ईयर बनता है। आप एक काम करें 2137,500 1737,500 को प्लस करें तो आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा 3875,000। क्या मैं ये कह सकता हूं बैलेंस शीट में ऊपर जो एक्विजिशन से लेके रिपोर्टिंग तक का डिफरेंस है वो 2 सालों का है, यानी 2 सालों का प्रॉफिट 2 सालों का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, तभी तो वो उससे मैच हो रहा है। तो बात समझाने की ये थी, बैलेंस शीट अगर बनाओगे और 3 साल बाद बैलेंस शीट बना रहे हो तो मुझे जल्दी से सोच के बताओ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितने सालों का आएगा? 3 सालों का। बैलेंस शीट अगर 2 साल बना रहे हो बाद, तो बैलेंस शीट में कितने सालों का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगा? 2 सालों का। वो खुद ब खुद इंक्लूड हो जाएगा जब आप कैरिंग अमाउंट रखेंगे वहां पे लाके। पर जब पीएनएल बना रहे हो तो खुदा के वास्ते ये बात याद रखना कि जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है वो 2 सालों का नहीं बल्कि 1 साल का आएगा, क्योंकि पीएनएल बनता है फॉर द ईयर। आई होप दिस इज क्लियर। ये तो सर हम क्या करेंगे, हम जब अनएडजस्टेड पीएनएल बनाएंगे तो आपने एग्जाम में करना यह है कि अगर फेयर वैल्यू इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट की जब बात होगी तो आपने क्या करना है, उस फेयर वैल्यू जितने से एक्सेस थी उसके ऊपर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज करके अपने एक्सपेंसेस को क्या करना है, बढ़ा देना। आपसे क्या वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज कर सकते हैं? यस। अगर प्लांट के ऊपर है तो डेफिनेटली आप वहां चार्ज करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए जी, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। मुझे एक बात बताएं, क्या गुडविल सेपरेट बुक्स में होती है? नहीं होती, अनलेस कि वो मर्ज एंटिटी की गुडविल हो, ऐसा ही है। तो मुझे एक बात बताओ, जो आप गुडविल रिकॉर्ड करते हैं कंसोलिडेटेड बुक्स में एक एसेट आ जाता है, ऐसा ही है। तो जानी जब एक एसेट आ जाता है कंसोलिडेटेड बुक्स के अंदर तो गुडविल इंपेयर भी तो होती है। मुझे एक बात बताओ, जो गुडविल इंपेयर होती है तो आप एंट्री क्या बनाते हैं? गुडविल क्रेडिट, ग्रुप रिजर्व डेबिट, या ग्रुप रिजर्व और एनसीआई डेबिट अगर फुल गुडविल है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर गुडविल इंपेयर्ड है तो गुडविल तो एक ऐसा एसेट है जो है ही कंसोलिडेटेड बुक्स में, अगर वो इंपेयर होगा तो आप लोगों ने ग्रुप रिजर्व में एक एक्सपेंस बुक किया था जिससे सेपरेट बुक का प्रॉफिट क्या हो गया था, कम हो गया था। पर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ग्रुप रिजर्व कम कर देने का क्या ये मतलब है कि पीएनएल भी खुद कम हो गया या वो अनएडजस्टेड है? भाई वो अनएडजस्टेड है, यही एडजस्टमेंट इंपेयरमेंट की आप पार्क करेंगे कहाँ पे? पीएनएल के अंदर। अब सवाल ये आता है, फिर इसको मैं इलस्ट्रेटिवली भी बताता हूँ आपको। सवाल ये आता है कि सर 2 साल गुडविल इंपेयर हुई, मैं क्या दोनों सालों की डालूंगा पीएनएल में? नहीं, जिस साल जितनी इंपेयर हुई उतनी। लेट से मैं कह रहा हूँ भाई 200 की गुडविल है मेरी, 20 इंपेयर हुई है 2020 में, तो मैं जो 20 रुपए की इंपेयरमेंट है 2020 के पीएनएल में डालूंगा। और सर मेरी इंपेयरमेंट हुई है अगली 30 की, कुल मिला के कितनी हुई? 50 की। जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो ग्रुप रिजर्व में कितनी डालूंगा? 50, क्योंकि वो एज एड है, क्योंकि वो क्या है, एज एड है। पर जब मैं पीएनएल बना रहा हूँ तो मैं सिर्फ अगले साल के पीएनएल में से 30 डालूंगा ताकि वो 20 और 30 मिलके कितना हो जाए, 50 हो जाए। ये बात याद रखनी है आपने। इसके बाद देखिए मैंने किया ये, मेरे पास ये 2.2 मिलियन का पोस्ट एक्विजिशन आ गया, ऐसा ही है जी। ये सिंपल मैंने सब्सिडी के नेट एसेट उठाया और सब्सिडी ने प्रॉफिट कमाया 2.2 मिलियन का। गुडविल कितने से इंपेयर हो गई है? 40,000 रुपए से, ऐसा ही है जी। तो मैंने कहा 40,000 की इंपेयरमेंट जब मैंने पार्क की तो क्या वो मैंने ग्रुप रिजर्व में पार्क कर ली? देखिए कितनी आ रही है 40,000 की। अगर मैं अज्यूम करूं मेरा पेरेंट एंटिटी का प्रॉफिट 0 है तो मेरा रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट क्या है? 0 है। अजम्पशन है आसानी के लिए ताकि माइंड मैप बना सकूं तुम्हारा। तो सब्सिडी का पोस्ट एक्विजिशन माइनस इंपेयरमेंट, क्या इसने प्रॉफिट को कम कर दिया? यस सर। पर मैं आपसे पूछता हूं ये जो पोस्ट एक्विजिशन आया है, खुदा के वास्ते इस बात को सुकून से देखना, ये जो पोस्ट एक्विजिशन आया है ये पोस्ट एक्विजिशन भी तो उसी प्रॉफिट से उड़ के आया ना, नेट एसेट्स में से। क्योंकि देखो वही सेपरेट बुक का प्रॉफिट है जो सब्सिडी के रिटेन अर्निंग में जमा हुआ था, वो पोस्ट एक्विजिशन के नाम पे यहाँ पे आ गया। पर वही सेपरेट बुक का पीएनएल तो अभी भी अपनी जगह उसी कागज के पन्ने पे वैसा ही है ना। तो क्या ये एक्सपेंस जब आपने इक्विटी में पार्क करके प्रॉफिट को कम किया है तो बैलेंस शीट में तो वो एडजस्ट हो गया, तो क्या पीएनएल में एडजस्ट हुआ या हम करेंगे? सर डेफिनेटली हम करेंगे। तो आप यही देखें कि आपने सबसे पहले अनएडजस्टेड पीएनएल बनाया है वैसे ही जैसे मैंने सिखाया था, और फिर आपने एडजस्टमेंट के अंदर एक एक्सपेंस को इंक्रीज कर दिया, कितने से? 40,000 रुपए से। अब ये वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं है, ये इंपेयरमेंट का एक्सपेंस है जो आपके एक्सपेंस को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो
तो आपके पास जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा देखें वो उससे एग्जैक्ट मैच कर रहा है। वो कितना है जी, 2160,000। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा जी, इम्पेयरमेंट की एडजस्टमेंट के बाद, अच्छा देखिए वो सारी चीजें जो हमने सीखी हुई हैं, डिविडेंड की एडजस्टमेंट। अब जल्दी से इसको पहले क्विक रिकैप देता हूं बैलेंस शीट वाला, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। सुनिएगा, मैंने आपको ये सिखाया था कि जब भी सब्सिडरी डिविडेंड देगा तो उसका रिटेन अर्निंग कम हो जाएगा। दिस इज नॉट अ एक्सपेंस फॉर सब्सिडरी, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अभी बात सुने, क्या मैं कह सकता हूं जब उसका रिटेन अर्निंग सब्सिडरी का कम हो जाएगा तो उसके दो हिस्से बनेंगे, नेगेटिव के दो हिस्से बनेंगे, एक पेरेंट और एक एनसीआई। मुझे एक बात बताओ, जो पेरेंट एंटिटी के पास नेगेटिव जाएगा तो पेरेंट एंटिटी ने इसी नेगेटिव का अपना पॉजिटिव भी तो बुक किया होगा। यानी 1 लाख के डिविडेंड में से अगर 80,000 उसका है तो 80,000 उसकी ग्रुप रिजर्व में सेपरेट बुक्स में ऑलरेडी होगा। ये नेगेटिव उसको जाके क्या कर देगा, जीरो कर देगा। दैट मींस कि वी हैव टू डू नथिंग इन दी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्योंकि वहां पे प्लस माइनस इक्विटी में खुद जीरो हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता बैलेंस शीट में मैंने रिसीवेबल और पेबल को कम किया था टू द एक्सटेंट ऑफ आर रिसीवेबल पेबल, और जो एनसीए का पेबल है वो मैंने रहने दिया था। क्यों? क्योंकि टेक्निकली मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि जब सब्सिडरी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो सब, तुम अगर माइंड मैप लगाओ ग्रुप के हवाले से सोचो, 80,000 एक गुल्लक से निकल के दूसरे गुल्लक में आ गए, कोई इंपैक्ट नहीं है। तो जो टेक्निकली पैसा बाहर जा रहा है वो किसका, एनसीआई का है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ग्रुप की जात पे 80,000 तक का कोई इंपैक्ट नहीं है, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, प्लस माइनस जीरो, नथिंग, नो इंपैक्ट। पर क्या मैं कह सकता हूँ ये जो 20,000 रुपए हैं ये एनसीआई को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि उसका पैसा उसको रियलाइज हो गया। ये सारी चीज हमने सीखी हुई है। अच्छा जी, अब ये तो बात बता दी आपने सर बैलेंस शीट की, पीएनएल में क्या करना है देखते हैं। वही वाली एग्जांपल रखी है मैंने, 1 लाख का डिविडेंड है, 80% हमारा, तो सब्सिडरी ने क्या एंट्री बनाई होगी, रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। अच्छा भाई, अब हमने यहां पे इसको सही कर लेते हैं जी, ये एंट्री इन सब्सिडरीज बुक नहीं है, एंट्री इन पेरेंट्स बुक है, ऐसा ही है जी। अच्छा, पेरेंट एंट्री क्या बनाई होगी, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, यानी रिटेन अर्निंग से यहाँ पे मतलब है इनकम, ऐसा ही है। आप देखिएगा यहाँ पे नेट एसेट्स आ गया, ये आ गया, हमने क्या किया, पोस्ट एक्विजिशन आ गया 2.1 मिलियन, देखें 80% और एनसीए का ये बन गया। मैंने कहा कि भाई एनसीए का शेयर एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना था, 3 लाख, यानी मैंने 1.5 मिलियन का 20% लिया, 3 लाख आ गया। पोस्ट एक्विजिशन 4.20 इसको दे दिया। पर एक बात आप समझें, क्या ये जो 4.20 मैंने एनसीए को दिया है, क्या इसमें इसका डिविडेंड नेट हुआ हुआ है? यस सर, इसमें इसका डिविडेंड क्या हुआ हुआ है, नेट हुआ हुआ है। यानी एनसीआई ने कमाए होंगे ज्यादा और उसको बटे हैं कम, यानी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। आगे फिर मैंने कहा कि सर ये तो मुझे पता लग गया कि बैलेंस शीट में क्या करना था, वो तो मैंने रिवाइज करवा दिया। पीएनएल की बात करूं तो देखिए पीएनएल में पेरेंट एंटिटी की मैं अगर अज्यूम करूं कि कोई और इनकम ही नहीं है, सिर्फ ये 80,000 था, सिर्फ ये क्या था, 80,000 था, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सामने वाले का तो ये एक्सपेंस नहीं है ना, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो कंसोलिडेटेड पीएनएल जब मैं बना रहा हूँ बच्चों, तो क्या मैं कह सकता हूं अनएडजस्टेड पीएनएल के अंदर सिर्फ डिविडेंड इनकम आ रही होगी, अनएडजस्टेड पीएनएल के अंदर क्या आ रही होगी, सिर्फ डिविडेंड इनकम। तो सर क्या मैं कह सकता हूं पीएनएल के पर्सपेक्टिव से सिर्फ मैं डिविडेंड इनकम को रिवर्स करूंगा ताकि आपस की इनकम क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। अब एक और चीज सुनो, बैलेंस शीट में आपने सर इनकम का क्यों कुछ नहीं किया था, क्योंकि आप अगर वाजे तौर पे देखें यहाँ पे रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट में 80 दिख रहा है, 80,000 दिख रहा है। और क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जो 1680000 है, इसके अंदर जो मेरा डिविडेंड है वो मेरा 80,000 का नेट नेगेटिव भी हुआ है। तो ये प्लस माइनस जानी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। और प्लस माइनस के जीरो होने का मतलब ये है कि वहां पे इंपैक्ट इसका खुद ही नलीफाई हो गया है। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर वो इनकम खुद ब खुद रिवर्स हो जाती है, क्योंकि वहां पे इक्विटी से इक्विटी में जाते हैं। पर क्योंकि ये पीएनएल है, सामने वाली कंपनी का कोई एक्सपेंस नहीं है, वो तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो पीएनएल के अंदर अगर तुम देखो तो क्या ये पेरेंट एंटिटी की डिविडेंड इनकम जीरो हो गई, या हम करेंगे? सर हम करेंगे, तब जाके वो उससे मैच करेगा। क्योंकि देखो इक्विटी के अंदर एक के रिटेन अर्निंग में वो नेगेटिव है, दूसरे के रिटेन अर्निंग में वो पॉजिटिव है। क्योंकि एक के रिटेन अर्निंग में 1 लाख नेगेटिव है, दूसरे के रिटेन अर्निंग में वो 80,000 पॉजिटिव है। तो भाई वो 1 लाख के भी तो दो हिस्से बने होंगे ना, 20,000 पे क्या होगा एनसीआई को, 80,000 पे नेगेटिव किसको आया होगा, पेरेंट को। तो जो इक्विटी से घूम के आ रहा है वो 80,000 को तो खुद ब खुद जीरो कर रहा है, बट पीएनएल में वो खुद ब खुद जीरो नहीं हो रहा, वो हमें करना पड़ेगा। रीजन है उसका, क्योंकि
पीएनएल में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो घूम के आगे इसको जीरो करे। तो पीएनएल के अंदर आपको दिख रहा है कि पेरेंट एंटिटी की इनकम कितनी आ रही है, 80,000 रुपए की, ऐसा ही जी। और सब्सिडरी का इसके बर्क्स कोई एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि वही बात है कि भाई ये उसके लिए अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो हमने सिंपल क्या किया कि जब मैं अनएडजस्टेड पीएनएल बनाऊंगा तो अगर मेरी कोई डिविडेंड इनकम सब्सिडी से कमाई भी होगी, मैं इसको क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। सर तो जब रिवर्स कर दूंगा तो टेक्निकली मेरे पास देखिए आंसर कितना आ गया, 2.2 मिलियन का। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, बहुत सुकून से मुझे बताइएगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये 2.2 मिलियन की ऐसी इनकम है जो मैंने सिंपली 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 कमाई है किससे, सब्सिडी से। अगर मैं आपको ये बता सकूं कि एडजस्टेड कंसोलिडेटेड पीएनएल में से देखिए ऊपर देखें, ऊपर 2.1 मिलियन का पोस्ट एक्विजिशन आ रहा है। ऊपर कितने का पोस्ट एक्विजिशन है, 2.1 मिलियन का, ऐसा ही है। ऊपर 2.1 मिलियन का इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें डिविडेंड नेट हुआ हुआ है। भाई देखें, अगर दिमाग लगाएं, पहले प्रॉफिट कमाया जाता है उसमें से डिविडेंड दिया जाता है ना, ऊपर इक्विटी के नीचे प्रॉफिट है। तो उस प्रॉफिट को प्रॉफिट रहने देने के लिए मैंने जो अपने आपस की इनकम कमाई हुई थी उसको क्या किया, रिवर्स कर। अच्छा जी, डिविडेंड की एडजस्टमेंट समझने के बाद हम ये देख लेते हैं कि अगर पेरेंट सब्सिडरी को या सब्सिडरी पेरेंट को गुड्स बेचे तो उसके रिलेटेड पीएनएल में क्या एडजस्टमेंट करनी है। बट मैं आपको याद दिलाता चलूं, हमने बैलेंस शीट में ये किया था कि अगर पेरेंट सब्सिडरी को गुड्स बेचे या सब्सिडरी पेरेंट को गुड्स बेचे तो जितना भी आपस का रिसीवेबल पेएबल है वो एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप से रिसीवेबल अपने आप को पेएबल शो नहीं कर सकते। बट हाँ, आगे सुनिएगा, ये था कि अगर पेरेंट ने सब्सिडी को बेचा और सब्सिडी ने आगे 100% उठा के बाहर बेच दिया तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारी कोई प्रॉफिट की एडजस्टमेंट नहीं थी बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि सबका सब प्रॉफिट रियलाइज हो गया था, तो हमें आगे से कुछ भी नहीं करना था। ये आपको मैंने बात याद होनी चाहिए, बताई हुई थी बहुत ही क्लियरली। फिर मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर पेरेंट सब्सिडी को बेचे और सब्सिडी आगे पूरा ना बेचे और वो चीज अभी भी ग्रुप के अंदर रह जाए तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने तो सब्सिडी को बेचा, सब्सिडी ने आगे उसको नहीं बेचा, तो टेक्निकली एक सस्ती चीज महंगे दामों पे ग्रुप के अंदर मौजूद होगी। तो जितने परसेंट एक्स्ट्रा मौजूद होगी उतने से मैं एलिमिनेट कर दूंगा, जिसको मैं कहता हूं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो हमने उसके लिए एक चीज सीखी थी, हमने उसके लिए क्या किया था, बैलेंस शीट की बात बता रहा हूं, हमने उसके लिए किया ये था कि जो भी इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट होता है यानी आपस का प्रॉफिट, उस पर आप अनसोल्ड स्टॉक की परसेंटेज लगा दें, आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मिल जाएगा। वो क्यों सर, भाई लॉजिकल सी बात है, आपका पूरा कमाया हुआ प्रॉफिट उसकी इन्वेंट्री में था ना। अब जितनी इन्वेंट्री बिक गई वो तो रियलाइज हो गया, तो जितनी बच गई उस बची हुई इन्वेंट्री का परसेंटेज अपने प्रॉफिट पर लगा दो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके टोटल प्रॉफिट में से अभी कितना ऐसा एक्सेसिव प्रॉफिट है जो अभी भी ग्रुप के अंदर मौजूद है और वो रियलाइज नहीं हुआ। तो टेक्निकली वो आपस की इनकम होगी जो कि एलिमिनेट हो जानी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर, ये हमने उस वक्त डिस्कस किया था। अब इसी चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं पीएनएल के पर्सपेक्टिव से। क्लियर है जी, आ जाएं। मैंने कहा कि सर पहला वही केस करवा रहा हूं खानदानी कि 100% इन्वेंट्री अगर ग्रुप के बाहर बिक जाए। आगे देखिएगा, मैंने कहा कि देखें सर पेरेंट और सब्सिडरी है, अल्टीमेट कॉस्ट 100 रुपए, हमने कमा लिए 50 रुपए, और यही 150 सामने वाले की क्या बन गई, कॉस्ट बन गई, अज्यूमिंग कि उसने पूरे उठा के बेच दिए, जो तुम्हारी सेल्स थी वो उसने 100% कॉस्ट के नाम पे क्या किए, चार्ज करवा लिए। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि ग्रुप का प्रॉफिट दोनों को मिला के अनएडजस्टेड पीएनएल में कितना आएगा, 150। अच्छा देखो, अगर मैं ग्रुप के हवाले से देखूं तो मैं वो सेल मानता हूं जो ग्रुप के बाहर की है, दैट इज 250। मैं वो कॉस्ट मानता हूं जिस पे माल अंदर एंटर हुआ था, दैट इज 100। ग्रुप का प्रॉफिट होना कितना चाहिए, 150। मैं इन दोनों को ऐड करूं तब भी कितना, 150, यानी देयर इज नो डिफरेंस अप टिल नाउ। मैंने कहा कि भाई मैं इन्वेंट्री लेके आया 100 की, बेची 150 की, कॉस्ट ऑफ सेल्स चार्ज करवा दी, मेरी इन्वेंट्री मेरी किताबों से चली गई। मैंने कहा सब्सिडरी की बुक्स में ये 150 की आई, उसने आगे 250 की बेची, उसने सीओजीएस चार्ज करवा दिया 150 का, यानी ये इन्वेंट्री ग्रुप में आई और ग्रुप से चली भी गई और पूरा जितना रियलाइज होना था वो हो चुका है। अब आगे सुनिएगा, सर बैलेंस शीट के अंदर क्या आपने इन दोनों को कटाया था, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, डेफिनेटली यस सर हमने कटाया था, और आपने प्रॉफिट की कोई एडजस्टमेंट नहीं की थी क्योंकि प्रॉफिट उतना ही था जितना होना चाहिए। बट वो बात कर रहा था मैं इक्विटी के रिलेटेड, सही है जी। आए पीएनएल में देखते हैं क्या होगा। पीएनएल में पेरेंट और सब्सिडी ने अपनी अपनी सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई होगी, ऐसा ही है। आप सबसे पहले कौन सा पीएनएल बनाते हैं, अनएडजस्टेड। अब यहां पे थोड़ी मंतक अलग है, तो सुकून से समझिएगा मेरी बात को। क्या मैं कह सकता हूं इस अनएडजस्टेड सेल्स के अंदर वो सेल्स भी है जो आपस की है, वो सेल्स भी है जो बाहर की है। मानता कौन सी हूं मैं, बाहर वाली। तो आपने एग्जाम में पता है करना क्या है,
आपने सिर्फ आपस वाली सेल्स को हटा देना है, तो जो बच जाएगी वो कौन सी होगी, बाहर वाली होगी। तो हमें बाहर वाली सेल्स की टेंशन लेने की ही नीड नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि मैं जैसे ही अनएडजस्टेड पीएनएल बनाऊंगा, तो अनएडजस्टेड पीएनएल बनाने के बाद मैं सेल्स को इंट्रा ग्रुप सेल्स से यानी आपस की सेल से क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। हमने कहा सर देखें एडजस्टमेंट्स के अंदर ये आ रही है सेल मेरी रिवर्सल। अच्छा सर तो आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को 150 से रिवर्स क्यों किया, आईजी अभी बताते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरी सेल्स थी सामने वाले के लिए क्या थी, कॉस्ट थी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या जो कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए थी वो अल्टीमेटली 100 ही होनी चाहिए थी, जो पहले सेलर ने यानी ग्रुप के पहले सेलर ने बेचते हुए चार्ज कर ली होगी। तो यही जो सेल्स है, सामने वाले ने दूसरी बार कॉस्ट के नाम पे चार्ज करा है ना, जबकि ओरिजिनल कॉस्ट तो ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आपस की सेल्स हो, तो आपस की सेल्स के केस में आप जब अनएडजस्टेड पीएनएल बनाएंगे तो दो मसले होंगे। एक, आपस की सेल नहीं दिखनी चाहिए, आप उसको रिवर्स कर दें, जैसे ये वाली 150 ऐसा ही है। और जो आपकी सेल्स थी सामने वाले ने उसको डबल कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज करवाया हो, तो उसको भी रिवर्स कर दें। तो टेक्निकली आपको पता है कि बाहर की सेल्स और अल्टीमेट कॉस्ट बच जाएगी। तो मैं भी तो यही सिखा रहा हूँ कि जब 100% माल ग्रुप के बाहर बिक जाएगा, तो आप सिंपल एक काम करेंगे बच्चों कि अनएडजस्टेड पीएनएल बनाने के बाद सेल्स को भी इंट्रा ग्रुप सेल्स से रिवर्स करेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी इंट्रा ग्रुप सेल्स की अमाउंट से रिवर्स कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी सेल्स थी सामने वाले ने उसको डबल कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज किया था, जो कि होना नहीं चाहिए। तो हमारे पास जो अल्टीमेटली बच जाएगा वो ग्रुप की सेल्स और ग्रुप का कॉस्ट बच जाएगा। तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। सर व्हाट इफ अगर कोई माल ग्रुप के बाहर ना बिका हो, तो उसकी एडजस्टमेंट देख लेते हैं। आ जाए जी। मैंने कहा जी इंट्रा ग्रुप सेल्स, अगर 40% इन्वेंट्री ग्रुप के बाहर बिक गई है तो क्या होगा, आए देखते हैं। मैंने कहा सर वही चीज 100 रुपए का माल आया, मैंने 50 रुपए कमा लिए। क्या मैं कह सकता हूं बच्चों के ये 50 रुपए, बहुत सुकून से समझना, ये 50 रुपए अब तक मैंने सब्सिडी से कमाए, यानी अपनी ग्रुप कंपनी से। और ये तब तक मेरी कमाई नहीं कहलाएगी जब तक ये पूरा माल बाहर बिक के ये 50 रुपए रियलाइज हो जाए। ऐसा ही है जी, आगे सुनिएगा। हुआ ये कि भाई हमारी जो सब्सिडी है उसने उठा के किया ये कि भाई मेरी जो सेल्स थी सामने वाले के लिए पूरी 150 कॉस्ट बनी, पूरी 150 क्या बनी, कॉस्ट बनी। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि उसने 150 पूरा नहीं बेचा, उसने सिर्फ 150 का कितना बेच दिया, 40%। तो 150 का अगर 40% लूं तो टेक्निकली वो कितना बनता है, 60। ऐसा ही जी। तो अगर वो टेक्निकली 60 बनता है तो 40% मैंने क्या किया, कॉस्ट ऑफ सेल चार्ज करा दी, और उसने ये 60 रुपए चार्ज करा के वो सेल्स कितने की है, 180 की है। अच्छा मैं देखूं अगर ग्रुप के हिसाब से सोचूं, जो कि एग्जाम में आपने सोचना नहीं है, इसे समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि लॉजिक क्लियर हो जाए। ग्रुप के हवाले से मैं सेल्स कौन से मानूंगा, सिर्फ 180, ऐसा ही है। कॉस्ट कौन सी मानूंगा, 60 नहीं, मैं बोलूंगा ओरिजिनली कितने पे आया था ये ग्रुप के अंदर, 100 पे। 100 का 40 बीजूं तो कितना आएगा, 40, ऐसा ही है। तो ग्रुप का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 140, ऐसा ही है। पर अब मैं देखूं ग्रुप का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 170, कितने से ज्यादा है सर, 30 रुपए से। तो सर ये तो लंबी की ना हमने, हम सिंपल यूं भी तो कर सकते थे कि मेरा 50 का प्रॉफिट सामने वाले की इन्वेंट्री में है, और ये तब तक नहीं कमाई कहलाएगी जब तक ये बाहर नहीं बिक जाए, रियलाइज नहीं हो जाए हम दोनों को। तो मुझे एक बात बताओ सिंपल, अगर मैं 50 का 40% ले लूँ, सॉरी 60% ले लूँ, क्योंकि रिमेनिंग इन्वेंट्री है, तो वो कितना आ गया, 30। तो क्या मैं डायरेक्टली ये निकाल सकता हूँ, यस सर। और इसकी आपने बैलेंस शीट में एंट्री बनाई थी, ग्रुप रिजर्व डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ऐसा ही जी, याद रखिएगा सर। ये वही एंट्रीज सारी। अच्छा हमने क्या किया था, बैलेंस शीट में ये कटा दिया था, और हमने इस 90 को कम करके कितने पे ले आए थे सर, 60 पे ले आए थे, क्योंकि हमारा 60% प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ था। अब बात कर लेते हैं इस पीएनएल की, सुनिएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब जब मैं अनएडजस्टेड पीएनएल बनाऊंगा तब भी आपस की सेल्स भी होगी, बाहर वाली भी होगी। मुझे मसला किससे सर, आपस की सेल्स से। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स के अंदर अब आपस की सेल को घुमा दें, और अपनी आसानी के लिए प्लीज खुदा के वास्ते सुकून से समझिएगा, पूरे इंट्रा ग्रुप सेल्स से सीओजीएस को भी घुमा दें। समझिएगा क्यों कह रहा हूं, अभी बता रहा हूं। फिर आप अपनी आसानी के लिए कीजिएगा ये कि आपको याद आएगा कि भाई मैंने सेल्स को भी इंट्रा ग्रुप सेल्स से रिवर्स कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी इंट्रा ग्रुप सेल्स से रिवर्स कर दिया। फिर मुझे याद आएगा कि भाई पूरी सेल्स को, पूरी कॉस्ट ऑफ सेल्स को इंट्रा ग्रुप सेल्स से रिवर्स क्यों किया, जबकि उसने पूरी चार्ज नहीं करवाई है। तो उसने क्या चार्ज नहीं करवाया सर, आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो आप सिंपल एक काम कीजिएगा, अपने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से कॉस्ट ऑफ सेल्स को वापस क्या कीजिएगा,
बढ़ा दीजिएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को जब वापस से बढ़ा दूंगा अनरियलाइज प्रॉफिट से, तो मेरे पास जो रिजल्टिंग आंसर आएगा वही आएगा जो ऊपर देखें आपके पास आना चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ ये 140 हो जाएगा। ऐसा ही जी। तो आप जरा देखें, आप जरा इसको समझें, देखें आपके सामने आ रही है। हमने सिंपल क्या किया, हमने सिंपल ये करना है कि जब 100% इन्वेंट्री ग्रुप के बाहर नहीं बिकती है तो आपने सिंपल एक काम ये करना होता है कि भाई सेल्स को भी इंट्रा ग्रुप सेल से रिवर्स करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी इंट्रा ग्रुप सेल से रिवर्स करें। फिर आपको याद आएगा कि पूरा रिवर्स नहीं करना चाहिए था। ये क्यों सर, आसानी के लिए कर रहा हूँ, वरना तो आपको ये फिगर अज्यूम करनी पड़ेगी। तो सिंपल एक काम करें, आपको पता है कि भाई टोटल अनएडजस्टेड प्रॉफिट के अंदर आपस की सेल्स भी उसको आप घुमा दें, क्योंकि आप उसको सेल नहीं मानते हैं। फिर आपको ये भी पता होगा कि भाई उसी के अंदर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स भी डबल चार्ज हुई, आप पहले पूरे से घुमा दें, अज्यूम करते हुए कि पूरी चार्ज करा दी होगी उसने। फिर आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से जो कॉस्ट ऑफ सेल्स को रिवर्स किया था उसको वापस से बढ़ा दें, क्योंकि ये अमाउंट उसने चार्ज नहीं करवाई है। तो आपकी जो COGS आएगी रिजल्टिंग, वो वही आएगी जो टेक्निकली आनी चाहिए एडजस्टमेंट्स के बाद। अब ये सारी चीजें समझने के बाद हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल कर लेते हैं जो आपको हेल्प करेगा, सही है जी, कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ ग्रुप में लाने के लिए। सही है जी। आए जी, आपकी स्क्रीन पे भी मैं पेश करता हूं वो सवाल। अच्छा भाई देखें, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्लस पीएनएल का सवाल। अच्छा सर, अब मसला ये होता है बच्चों को कि बैलेंस शीट में क्या करूं, पीएनएल में क्या करूं। तो मैं आपको वाज़ेह तौर पे यहां दिखा रहा हूं, जब भी बैलेंस शीट पीएनएल का साथ सवाल आएगा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप सबसे पहले बनाइएगा बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट इसलिए बनाइएगा बच्चों क्योंकि वहां पे बार्गेन परचेज गेन आ सकता है, गुडविल की इंपेयरमेंट आ सकती है। तो पीएनएल जब बनाने लगोगे और पता लगा कि कोई बार्गेन परचेज गेन है, तो क्या वापस मिटा के बनाओगे क्या? नहीं, तो वो पैनिक क्रिएट करेगा। तो इसके सबसे पहले आपने क्या बनानी है, बैलेंस शीट। आपने साथ साथ सॉल्व करना है, स्क्रीन पे आ रही है आपकी। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि ये सवाल ये कहता है कि भाई बैलेंस शीट दी हुई एज एट 31 दिसंबर 2019 की, ऐसा ही जी। वो कह रहा है कि भाई महमूद लिमिटेड है, अहमद लिमिटेड है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है, ऐसा ही इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं 2.5 मिलियन की। मैं हरगिज ये नहीं मानूंगा कि ये पूरी सब्सिडरी की है, क्योंकि मैंने, हो सकता है नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई तो मुझे रिकैलकुलेट करनी होगी, ऐसा ही जी। अच्छा, इसके बाद फॉलोइंग आर द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी महमूद एंड अहमद लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। ये बात हमने कहा, सेल्स दी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सारी चीजें दी हुई हैं। अच्छा, इसके बाद अहमद डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 15% ऑन अक्टूबर 1, 2019। अहमद कौन है जी? हमारी सब्सिडरी है। महमूद एक्वायर्ड 90,000 शेयर्स ऑफ अहमद लिमिटेड ऑन May 1, 2019। यानी सर हमने पहली मई 2019 को इस कंपनी की एक्विजिशन की, यानी हमारा इस साल के प्रॉफिट्स पे पूरा राइट नहीं है। और क्या ये रहा है कि भाई May 1 पे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इक्वल टू इट्स कैरिंग अमाउंट एक्सेप्ट द फॉलोइंग। बोले इसके अलावा बाकी सब एसेट्स और लायबिलिटीज के अमाउंट क्या थे, सेम थे। इंटरेस्ट एक्सपेंस की एडजस्टमेंट दे रहा है, गुड्स की एडजस्टमेंट दे रहा है, सारी चीजें। अच्छा जी जी, व्हाटसोएवर द केसेस, हम सर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमने कहा सर हम यहाँ पे इसका थोड़ा साइज इंक्रीज करते हैं ताकि आपको ये विजिबल हो जाए, ऐसा ही जी। सर सबसे पहले मैं बनाऊंगा नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग। मैंने कहा सर सबसे पहले शेयर कैपिटल देखते हैं इस कंपनी का। मैं सवाल में गया भाई, मैंने देखा इस कंपनी का शेयर कैपिटल आ रहा है 1.5 मिलियन। मैंने कहा सर ये 1.5 मिलियन, और इस सवाल में मुझे कोई चेंज भी नहीं दिखा, तो रिपोर्टिंग डेट पे भी क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, अगर मैं रिटेन अर्निंग की बात करूं तो बच्चों बहुत सुकून से देखिएगा, रिटेन अर्निंग इस कंपनी का 3.5 मिलियन दिया हुआ है। मैंने यहां लिख दिया जी 3.5 मिलियन। पर सर ये 3.5 मिलियन कौन सी डेट का है? सर ये रिपोर्टिंग डेट का है, मुझे चाहिए एक्विजिशन डेट का। तो सुकून और तामुल से मेरी बात सुनिएगा। मैं गया सवाल के अंदर, मैंने देखा कहीं कोई एरर वगैरह तो नहीं है, पहले ये भी देख लूं। अच्छा भाई, हमने देखा कि भाई अहमद सोल्ड गुड्स, ये सारी चीजें आ गई हैं। और सर फेयर वैल्यू इंटर, ये तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दी हुई। यानी सर मैं सिंपल एक काम ये करूं, 2703750, ये पूरे साल का प्रॉफिट है। मैंने एक्वायर कब किया है इसको? सर 1 मई को। तो क्या मैं कह सकता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने के प्रॉफिट्स पे मेरा राइट नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ
कि मैं अगर 8 मंथ्स का प्रॉफिट माइनस करूं तो आई विल अराइव एट रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। पर एक और चीज, यहाँ पे जो आपकी महमूद लिमिटेड जो एक्वायरर है और अमल लिमिटेड जो आपकी सब्सिडरी है, ऊपर पहली एडजस्टमेंट में लिख के देता है कि आपकी सब्सिडी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो आपको वर्क बैक करते वक्त डिविडेंड का भी ख्याल रखना है, क्योंकि एक्विजिशन से लेकर रिपोर्टिंग में प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, डिविडेंड लेस हुआ होगा। अब आप जब वर्क बैक कर रहे हैं तो आपको जो प्रॉफिट ऐड हुआ हुआ है उसको लेस करना है और डिविडेंड लेस हुआ हुआ है उसको ऐड करना है, ताकि आप रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पे पहुंच जाएं। तो सर मैंने सिंपल ये काम किया, मैंने देखा कि भाई सबसे पहले इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया 15% का, और जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है 15% का वो टेक्निकली शेयर कैपिटल पे होता है। तो मैंने कहा कि भाई मैं सिंपल इसका 15% वापस में क्या किया, मैंने एड बैक कर दिया, जो कि यहां से क्या हुआ होगा, लेस हुआ होगा। फिर मैंने कहा जो इसके अंदर प्रॉफिट ऐड हुआ हुआ है 2703750, मैंने इसको डिवाइड किया सर कितने से, सर मैंने 12 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। मैंने कहा कि भाई मुझे इसमें से 8 मंथ्स का प्रॉफिट कटा के बताओ, ताकि मैं पहुंच जाऊं रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पे। यानी ये वो रिटेन अर्निंग है जब मैंने इस कंपनी को खरीदा होगा तभी आई होगी, ऐसा ही है। अच्छा भाई, इसके बाद फिर मैंने ये कहा कि भाई मेरे पास कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स भी होंगी। अच्छा, जब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स होंगी बच्चों, तो मुझे ये देखना है कि वो कौन कौन सी हैं। मैंने कहा भाई यहाँ पे लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, ये 3 आ गई। अब वो कह रहा है फेयर वैल्यू इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट है। अच्छा, कैरिंग अमाउंट ईयर एंड कंफ्यूज करने के लिए दी है, मुझे उसको कटा देना है। मैंने कहा कि भाई ये आ गया 150। मैंने कहा सर इसके बाद बिल्डिंग आ रही है 156,250, और मैंने कहा सर ये आ गया 438,750, ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब क्योंकि ये ड्यूरिंग द मंथ की एक्विजिशन है, तो मैंने जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बुक करना है वो भी 8 मंथ्स का ही करना है, ये बात याद रखनी है आपने। तो सर मैंने सिंपल एक काम किया, लैंड में तो डेप्रिसिएशन नहीं होनी है, वरना इस पर कोई करेगा तो एग्जामिनर आपको पता है तो बुला लेता है वापस, सही जी, क्योंकि ये वाली गलती बर्दाश्त नहीं है उससे। तो मैंने इसको डिवाइड किया 10 से, मल्टीप्लाई किया 8 से, डिवाइड किया 12 से, और मैंने कहा भाई ये जो भी डेप्रिसिएशन आ जाए मेरी इस आप कैरिंग अमाउंट से माइनस करके मुझे यहाँ आंसर बता दें, तो वो ये आ गया जी, ऐसा ही जी। हम इसको रीचेक कर लेते हैं। हमने कहा कि भाई इसकी लाइफ 10 साल थी, एग्जैक्टली 10 साल थी, हमने उसको 10 से डिवाइड किया, सही जी, हमारे पास पूरा आ गया। हमने क्या किया कि भाई 8/12 कर दिया, तो मुझे ये पता लग गया कि भाई मेरे पास 8 मंथ्स के डेप्रिसिएशन के बाद ये अमाउंट कितनी आती है। मैं यहाँ पे रीचेक भी कर लेता हूँ, 8/12 हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली। हमने कहा कि भाई दिस डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आ गया, और हमने इसमें से ये माइनस कर लिया, तो ये एग्जैक्ट अमाउंट आती है, बिल्कुल सही है। ओके, अब हमने कहा भाई हम यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बट इसकी लाइफ चेंज कर लेते हैं। इसकी लाइफ आ रही है सर 5 ईयर्स, और हम अमाउंट देख लेते हैं 438,750, ये सर एग्जैक्टली यही है। ओके सर, हमने अब क्या कहा कि भाई हमने इसकी फॉर्मेटिंग कर ली। अब हमने देखा भाई क्या कोई ऑफ द बुक्स इंटेंजिबल था। ये देखो, ये कह रहा है कि ऑन May 1, 2019 ब्रांड हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ 85,000 नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एमएल लिमिटेड एड्स, क्योंकि सेपरेट बुक्स में कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजरेबल। पर अब मैंने पैसे दिए होंगे तो मैंने इस ब्रांड को अलग से रिकॉग्नाइज किया होगा 85,000 से, ऐसा ही है। अच्छा भाई, इसकी लाइफ भी वो कह रहा है कि भाई 5 साल है, तो हमने इसको 5 ही रहने दिया और 8/12 कर दिया। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, और ये खुद ब खुद इसका आंसर आ गया है। और सर हमने कहा कि हम इसको क्लोज नहीं करते, पहले आपने ये देखना है कि क्या कोई ऐसी इन्वेंट्री तो नहीं है या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो सब्सिडी की तरफ से हो, पेरेंट को बेचा हो, वो अब तक रियलाइज नहीं हुआ हो। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर अहमद लिमिटेड ने कुछ डिक्लेयर वगैरह किया हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस अपीयरिंग इन द पर्टेन्स टू अ लोन। अच्छा देखो, एक्सपेंस और इनकम में यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो प्लस माइनस खुद ही 0 हो जाएगा, मैंने अभी सिखाया था। इसके बाद महमूद लिमिटेड ने बेचा है। अच्छा, अहमद लिमिटेड ने भी बेचा है, कितने के गुड्स बेचे हैं, 155 के, जिसपे मार्जिन कितना चार्ज किया, 15% का। 65% जो गुड्स हैं वो अभी भी रखे हुए हैं पेरेंट एंटिटी ने। तो सर ये एक अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट आ गई है सब्सिडी टू पेरेंट की, तो यहाँ हम डेफिनेटली एडजस्ट करेंगे उसको, ऐसा ही है। सर हमने देखा जाके कि हमने 155 की सेल की है, मार्जिन है 15% का, और मेरे पास जो
इन्वेंट्री बिकी नहीं है, 65% ऑफ गुड्स आर स्टिल हेल्ड इन इन्वेंट्री। तो सर ये 65% का प्रॉफिट है जो कि अब तक रियलाइज नहीं हुआ होगा। इसको यूं ही कर लेते हैं। अच्छा भाई सर, हमने क्या किया, इन सबको सम किया। हमने कहा नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ये आ गए, नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग डेट ये आ गए मेरे पास। मैंने कहा सर मेरे पास पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ गया, इन दोनों का चेंज। खुदा के वास्ते ये बात याद रखिएगा, इस पोस्ट एक्विजिशन के अंदर प्रॉफिट भी है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी एडजस्ट हुआ हुआ है, डिविडेंड भी माइनस हुआ हुआ है क्योंकि ये इक्विटी है। ऐसा ही है। हमने कहा कि सर ये पेरेंट और एनसीए में बांटे। सर बांटने के लिए हमें होल्डिंग चाहिए और होल्डिंग के लिए हमें शेयर्स दिए हुए उसने। तो हम गए ऊपर सवाल के अंदर, हमने कहा 90,000 शेयर्स एक्वायर किए हुए और 1,50,000 में से 90 एक्वायर किए हुए। सही जी, 10 रुपए का एक शेयर है। तो अगर तो मैंने कहा कि भाई 90,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो सर ये 60% आ गया हमारी ओनरशिप। तो सर हम यहाँ पे लिख भी देते हैं 60% ओनरशिप और सर ये आ गया 40%। तो सर हमने क्या किया, इसका 60% ले लिया और इसका 40% ले लिया। क्लियर है जी। अभी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। अच्छा जी, हम खाली फार्मूला चेक कर लें वरना गलत नहीं हो जाए आखिर में। ओके जी। अब सर हमने कहा इसके बाद स्टेप हमारा होता है गुडविल निकालना। अच्छा भाई, गुडविल के लिए हमें चाहिए होती है कंसिडरेशन। अब बेहतरीन चीज इसके अंदर यह है कि इसमें नीचे इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड डेटा नहीं दिया हुआ। तो दैट मीन्स कि मैंने ये अज्यूम करना है कि ऊपर जितनी भी इन्वेस्टमेंट दी हुई है किसमें की हुई है, सब्सिडरी में की हुई है। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास ये 2.5 मिलियन का ये है और इसने एनसीआई की फेयर वैल्यू नहीं बताई, तो फुल गुडविल भी नहीं है। कौन सी गुडविल है जी, पार्शियल गुडविल है। तो नेट एसेट्स का 60% ले लूंगा मैं, तो इसका सर 60% आता है ये। तो सर अगर मैं देखूं तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सर ये आ गया है बार्गेन परचेज गेन। देखा, अभी पीएनएल बना लेते हैं और ये इंक्लूड नहीं करते तो आपकी सारी वर्किंग क्या होती है, खराब हो जाती है, एक पैनिक क्रिएट होता है। तो आपने कहा कि भाई ये ग्रुप रिजर्व में पार्क होगा, ऐसा ही है। अच्छा भाई, इसके बाद अगर मैं एनसीआई बनाऊं तो एनसीआई को शेयर एट मई 1, 2019 एनसीआई को उसके शेयर पे क्रिएट करूंगा। सही है। नेट एसेट्स का 40%। मैंने कहा भाई इसको पोस्ट एक्विजिशन दे दो क्योंकि बार्गेन परचेज गेन में इसका कोई राइट नहीं होता। ये रहा। सर हमने कहा कि ये तो सिंपल हिसाब हो गया। एनसीआई आ गई रिपोर्टिंग डेट पे, ऐसा ही जी। अच्छा, एनसीआई के बाद सर हमें ये देखना है कि भाई हम बनाएंगे ग्रुप रिजर्व्स। ग्रुप रिजर्व्स बनाने के लिए सर हमने करना ये है कि रिटेन अर्निंग्स ऑफ पेरेंट एंटिटी उठानी है हमें सेपरेट बुक की। ये 23500000 23500000 ये आ गया जी। अच्छा याद रखिएगा, इसके अंदर 2350 में पेरेंट एंटिटी का अपने सेपरेट बुक का प्रॉफिट भी शामिल है और ऊपर वाली रिटेन अर्निंग में सब्सिडी की अपनी सेपरेट बुक का शामिल है और डिविडेंड माइनस हुआ हुआ है। सही है जी। इस पर हमने पोस्ट एक्विजिशन ऐड किया ऑफ सब्सिडरी। हमारे यहाँ पे जी हमने कहा कि भाई हमें पोस्ट एक्विजिशन ये मिला है और बहुत खुदा के वास्ते सुकून से चीज़ सुनिएगा, आपको याद होना चाहिए कि इस प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड नेट हुआ हुआ है। तो इस पेरेंट के शेयर में भी डिविडेंड इसका हिस्सा नेट हुआ हुआ है। यहाँ पे पेरेंट एंटिटी के अपने हिस्से में डिविडेंड ऐड हुआ हुआ है। तो वहां पे लेस, यहाँ पे ऐड, प्लस माइनस यहाँ पे खुद ही जीरो हो गया। डिविडेंड की कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा मैं, ऐसा ही है। अच्छा जी, हम इस हाईलाइट को हटा देते हैं। ओके, इसके बाद हमने कहा कि भाई फिर बार्गेन परचेज गेन आप ऐड कर दें। सर यहाँ ऐड कर रहा हूँ तो पीएनएल में करूंगा, यस, क्योंकि वहां पे ऐड नहीं हुआ हुआ नहीं, तो आप इक्विटी एडजस्ट कर रहे हैं। सर हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया क्योंकि गेन है मेरा, क्योंकि मैंने पैसे दिए कम, मुझे चीज मिली ज्यादा की, तो बैलेंसिंग फिगर गेन आ गया मेरा, ऐसा ही है। अच्छा भाई, यूजुअली मैं यहाँ इसको क्लोज करता हूँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस की कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा क्योंकि प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। पर अब ये देखते हैं कि क्या ये कह रहा है कि भाई महमूद लिमिटेड ने गुड्स बेचे थे मार्कअप पे 20% के, 45% ऑफ द गुड्स आर स्टिल हेल्ड। तो सर क्या मैं 1/30 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पेरेंट टू सब्सिडरी हमने किया ही है कि सर 1,30,000
30,000 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 20 इंटू 45%। ऐसा ही जी, रीचेक कर लेता हूँ। 130 120 मल्टीप्लाई बाई 20 45। ओके जी, 130 ही है, सही है जी। सर हम इसमें खाली माइनस का साइन चिपका देते हैं ताकि ये आ जाए। अच्छा देखें, ये 9750 आपने टेक्निकली प्रॉफिट को कम किया है, तो यही प्रॉफिट पीएनएल में अभी भी होगा, तो वहां पे भी जाके हम ही करेंगे, बट वहां की प्रेजेंटेशन के साथ। मैंने कहा भाई ये आ गया इसका सम, और ये आ गई रिटेन अर्निंग, यानी कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट। चलें जी, अब सर बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके जी सर, सबसे पहले पीपी, पीपी के अंदर 1425000 1425000 प्लस 712500, ये आ गया जी। ये तो हमने सेपरेट बुक्स की चीजें उठा ली हैं, पर सर अब देखते हैं जरा इसके अंदर ये शॉर्टफॉल है, ये शॉर्टफॉल है और ये शॉर्टफॉल है, ऐसा ही है। हमने तीनों को ऐड कर दिया और हमारे पास ये कुल मिला के पीपी आ गया 2813583 आफ्टर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, क्योंकि जब एक्सेस आपने रिकॉर्ड किया था तो अमोराइज करके लेके भी आपको ही आना है। इसके बाद सर इन्वेस्टमेंट के अंदर सिर्फ 1.9 मिलियन आएगा, जो कि सब्सिडी ने की हुई है, वो डेफिनेटली ग्रुप के बाहर होगी, जब तक मैं आपको कॉम्प्लेक्स ग्रुप नहीं सिखा सकता, ऐसा ही है। इसके बाद सर रिसीवेबल, क्या मैं कह सकता हूँ रिसीवेबल 45 और 25422500, 45 प्लस 25422500, ये आ गया जी। हमें सवाल में ये देखना है कि आपस का कोई रिसीवेबल पेबल था, ये देखने वाली बात है। अच्छा भाई, मैंने ये देखा कि भाई गुड्स अभी भी हेल्ड है, इसमें कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि रिसीवेबल पेबल बाकी है, तो कोई इसमें एडजस्टमेंट करने की हमें कोई नीड नहीं है। और एक और आपका दिमाग चल रहा होगा कि भाई सर वो डिविडेंड रिसीवेबल कहाँ गया। भाई अगर इस सवाल में वो कह रहा है इंटरिम डिविडेंड है और डिविडेंड रिसीवेबल नहीं आ रहा, मतलब वो सेटल हो चुका है, आपको कोई होशियारी करने की नीड नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटल्ड होगा, तो आप होशियारी क्यों कर रहे हैं। और सर इनकम एक्सपेंस को क्यों नहीं रिवर्स किया, इक्विटी में रिवर्स नहीं करना बैलेंस शीट में, क्योंकि वो एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा भाई सर, इसके बाद आता है हमारे पास, पहले इसकी अमाउंट लिख लें 45,000 और 2542500। ओके जी, हमने कहा भाई अदर एसेट्स, अदर एसेट्स में 35700 प्लस सर 22850, ऐसा ही है जी, ये आ गया हमारे पास। हमने कहा सर हमारे पास गुडविल क्यों नहीं आ रही सर, क्योंकि बार्गेनिंग परचेज गेन है। हमने कहा भाई इसका सम आ गया मेरे पास 7359633। सर शेयर कैपिटल, अच्छा एक और चीज हम यहाँ पे लेना भूल गए, हमें यहाँ पे ब्रांड नेम अलग से लेके आना पड़ेगा, ये इंटेंजिबल के नाम से वो ये रहा, ऐसा ही। और जो हमारे अदर एसेट्स हैं इसके अंदर हमारी इन्वेंट्री भी होगी, तो हमने इसको और इसको एडजस्ट कर देना है, क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो जाएगी ना, इससे एक की इन्वेंट्री थी दूसरे का गेन था, तो गेन तो कम हो गया, इन्वेंट्री हमने अदर एसेट्स में कम की, क्योंकि हमारे पास इस सवाल में इन्वेंट्री का अलग से बैलेंस गिवन नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा ही है। चलिए जी, शेयर कैपिटल, सर मैंने कहा शेयर कैपिटल में 60-50 सिर्फ पेरेंट एंटिटी का आएगा। अब हम रिटेन अर्निंग नहीं कहेंगे, अब हम उसको कहेंगे ग्रुप रिजर्व्स, ये रहे। हमने कहा सर अब हम कहेंगे इसको एनसीआई, क्योंकि कंसोलिडेटेड बुक्स में सब आपका इख्तियार नहीं होता, एनसीआई भी चीज होती है। ओके जी, अब सर एनसीआई के बाद मेरे पास आ रही है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर सर 120 और एक आ गया भाई 1,20,000 और 60,000, ये आ गया जी। इसके बाद सर मेरे पास आ गई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, सर ये आ गया 785 प्लस 117850, 117850, इसको रीचेक कर लेते हैं सर, 785700 और 117850। अच्छा जी भाई, अब हमने ये देखा कि भाई हमारे पास टोटल इक्विटी और लायबिलिटीज आ चुके हैं, तो सर हमारे पास ये एग्जैक्ट बैलेंस शीट मैच होती है 7408,438, ऐसा ही है जी। ये आ गया सर, ये तो हो गई हमारी बैलेंस शीट।
तो क्या पीएनएल खुद ही मिल गया या उस पीएनएल को भी मैंने ही मिलाना है? सर आ जाए, उसकी अप्रोच पे चलते हैं। कंसोलिडेटेड पीएनएल। अच्छा जी सर, कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाने के लिए मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहले आप क्या करेंगे? अनएडजस्टेड पीएनएल बनाएंगे जिसमें आप सेल्स वगैरह लिख दें। पहले सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वही जो हेड्स हैं वही कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं। इन्वेस्टमेंट इनकम, इसके बाद सर इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा और टैक्स एक्सपेंस। सर क्या ये टैक्स चेंज होगा? देखें FAR 2 के लेवल तक तो चेंज नहीं होता था, पर हाँ जब डेफर टैक्स के साथ उसको कनेक्ट करूंगा तब चेंज होगा। अच्छा भाई, सेल्स के लिए आपने कहा भाई मेरा तो 3.5 मिलियन एक कंपनी से प्लस 4.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि आपका जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ 8 मंथ्स के सेल्स पे, ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब हमने क्या किया, 5 लाख और 8 लाख यहाँ पे लिख देना है। ये आ गया जी। सही जी, हमारे पास ये आ गया और हमने ये जीपी निकाल लिया, पर ये स्टिल अनएडजस्टेड है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए हमारे पास 350 और 5 लाख, इसको भी हम यूं कर लेते हैं। 350 है हमारे पेरेंट के, 350 और 5 लाख, ये आ गया जी। इसके बाद सर इंटरेस्ट इनकम आ रही है 95,000 और 45,000 की। ये 5 लाख सही है ना जी? ओके। इसके बाद हमने कहा कि भाई ये आ गया मेरा पीवीडी और मेरा जो टैक्स एक्सपेंस है वो आ रहा भाई 788,750 और ये आ गया 901,250। अच्छा भाई, पीवीडी यहाँ क्लोज हुआ। हमने कहा कि भाई इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया हमारा ये। सर क्या मैं इसी पे बंटवारा करूँ? नहीं भाई, ये अनएडजस्टेड है। तो अच्छा, अगर मुझे चेक करना है कि मैंने सही किया या नहीं किया, तो मैं सिंपल एक काम करूँ, पेरेंट का सेपरेट बुक का टोटल देखूँ 2366,250 और सब्सिडरी का सिंपल एक काम करूँ 270,3750, 270,3750 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 8, तो इनको सम करूँ तो 41, हमने सब तो 8-8 महीने किया है जी। ये भी 8 महीने, ये भी 8 महीने, ये भी 8 महीने। यहाँ गड़बड़ लग रही है भाई, यहाँ हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट चेंज नहीं की, तभी हमने बोला देख लेते हैं 350 और ये 450 है। और कहाँ गलती की है भाई? 8 महीने, 8 महीने। अच्छा ये तो हो गया था 350 ये, और 6 लाख और 450 है ना? ये पॉजिटिव है।
सी चेक कर लेंगे भाई, 350, 5 लाख। ओ भाई 4168, 4168, यानी सर देखें ये हमें शक था कि भाई ये आगे आगे जाके जलील नहीं हो जाए, इसलिए हमने अभी चेक कर लिया और ये बिल्कुल सही हो गया। यानी सर अब मैंने देखो, अब मैंने एक्सेल पे ही भंड मार दिया, तो तुम देखो एग्जाम में कैसे भंड मार सकते हो। तो समझने की बात ये है कि भाई एग्जाम में अंधों की तरह नहीं करना। जैसे मैंने एक बार रीचेक कर लिया, अगर डाउट हो अपने आप पे तो एक बार रीचेक कर लेना, क्योंकि मैंने रीचेक करके यहाँ पे देखा कि हाँ भाई मुझे डाउट हुआ कि फिगर्स मैच होती हुई दिखती नहीं है। तो अगर तुमने अनएडजस्टेड ही गलत बना दिया तो आगे जितनी भी एडजस्टमेंट सही कर लो, जो रिजल्टिंग आंसर आएगा वो गलत ही आएगा। सही है जी। तो खैर सर अब हमने पार्ट करनी है यहाँ पे इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स। अच्छा सर, सबसे पहले मैंने कहा कि भाई हम लाइन वाइज चलते हैं ना, लाइन वाइज सर, ताकि मजा आए समझने में। मैंने कहा भाई सबसे पहले लाइन वाइज में पहली एडजस्टमेंट आ रही है डिविडेंड की। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ डिविडेंड, वहाँ एक्विटी में तो खुद ही जीरो हो गया था, पर यहाँ पे वो इस इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर शामिल होगा, तो मैंने यहाँ से उसको कटा देना है। और वो कैसे कटाना है जी? मैंने कहा कि भाई ये जो हमारी सब्सिडरी है उसके शेयर कैपिटल का 15% डिविडेंड होगा, बट जो मैंने बुक किया होगा वो 60% होगा। ऐसा ही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ इस 9 लाख रुपए में ये 1.35 भी शामिल होगा? अच्छा जी, तो मैंने इसको क्या किया, हटा दिया, क्योंकि ये मेरा हिस्सा था। इसके बाद जी फिर मैंने कहा कि भाई ये शेयर एक्वायर किया तो ऐसी एडजस्टमेंट है। फिर से इसके बाद आ रहे हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अच्छा आपने अलग अलग निकालना होगा, क्योंकि मेरे पास एक्सेल है, तो मैं यहाँ पे एक काम ये कर सकता हूँ कि मुझे पता है इन दोनों का डिफरेंस एक ही साल का है ना, मुझे पता है इन दोनों का डिफरेंस एक ही साल का है भाई, लॉजिकल सी बात है, एक ही साल का है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन दिखा दूंगा। तो मैंने कहा कि भाई मैंने तो सम का फार्मूला लगा दिया टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए, और ये आ गया। फिर मैंने कहा भाई इंक्रीमेंटल अमोर्टाइजेशन, वो जो ब्रांड की आ रही थी, तो मैंने कहा कि भाई सर आप यहाँ से उसका लिंक लगा दें। अभी हम इसको जाके सही कर लेते हैं। हमने कहा सर ये अमाउंट आ गई। आपको प्लीज खुदा के वास्ते कैलकुलेट करना होगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी आसानी के लिए किया है ये। अच्छा भाई, जो जो एडजस्टमेंट आती जा रही है वो मैं पार्ट करता जा रहा हूँ। इसके बाद सर इंटरेस्ट एक्सपेंस जो अपीयर हो रहा है किसकी बुक्स में? सर अहमद की बुक्स में। अहमद कौन है भाई? अहमद सर सब्सिडरी। वो कह ये रहा है कि भाई इसके अंदर जो 25,000 रुपए का है वो प्रोवाइडेड बाय उसके उस लोन के ऊपर है जो किसने प्रोवाइड किया था, पेरेंट एंटिटी ने प्रोवाइड किया था। अच्छा जी, अब प्लीज सुकून से समझिएगा मुझे। अच्छा सर, अभी अगर मैं वैसे यहाँ पे एक चीज देखूं तो सर मुझे एक बात लगती है यहाँ पे जो समझ आ रही है कि भाई मेरे पास जो मेरा ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है 25,000 रुपए का, मैं 25,000 रुपए के इंटरेस्ट एक्सपेंस को इंटरेस्ट इनकम स्लैश एक्सपेंस एडजस्टमेंट, मैं 25,000 रुपए के, अच्छा मैं यहाँ पे इसको पॉजिटिव दिखा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे एक्सेल में इसको नेगेटिव को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि मैंने रिवर्स करना है। और मेरी इन्वेस्टमेंट इनकम में से मैं इसको क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। ऐसा ही है। अच्छा भाई, ये तो ये एडजस्टमेंट हो गई। इसके बाद फिर मैंने कहा कि भाई क्या महमूद ने गुड्स बेचे थे 130 के? तो सर भाई मैंने यहाँ पे पेरेंट टू सब्सिडरी की एडजस्टमेंट की। ऐसा ही है जी। और पेरेंट टू सब्सिडरी की एडजस्टमेंट में मैंने कहा कि भाई मैं सेल्स को इंट्रा ग्रुप सेल से रिवर्स कर दूंगा, दैट इज 130। फिर मैंने आपको सिखाया था कि आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी इतने से ही रिवर्स कर देंगे। फिर आपको याद आएगा कि सामने वाली कंपनी ने पूरा चार्ज इसको नहीं करवाया, तो फिर आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा देंगे। दिस मीन्स के नेगेटिव साइन प्लेस करेंगे, और मेरे पास यहाँ पे पेरेंट टू सब्सिडरी के केस में जो अनरियलाइज था वो मैं यहीं से उठा सकता हूँ, ये रहा ग्रुप रिजर्व से, तो मैंने यहीं से उठा लिया। ओके जी, 130 वाली एडजस्टमेंट है। फिर मैंने कहा कि सर पेरेंट टू सब्सिडरी हो गया, अब सब्सिडरी टू पेरेंट देख लेते हैं। मैंने कहा सर इसके अंदर 155 की रिवर्सल है। ऐसा ही जी, मैंने कहा फिर भाई ये भी आपने रिवर्स कर दिया, और फिर आपने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से
इसको टेक्निकली बढ़ा दिया। अच्छा, आपको एक और चीज याद होगी, बार्गेन परचेज गेन भी तो था। तो क्या मैं कह सकता हूं बार्गेन परचेज गेन मैं अलग से यहां पे ऐड कर दूंगा इन्वेस्टमेंट इनकम के कॉलम में। ये रहा, मैंने ऊपर अलग से इसलिए दिखाई है ताकि आपको याद रहे ये चीज आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने कहा कि सर मेरा जो बार्गेन परचेज गेन है मैंने जैसे ग्रुप रिजर्व में ऐड किया था, यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। आई थिंक कि मैं अब एडजस्टेड कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाने के लायक हो चुका हूँ और मैं सीधा सीधा बना सकता हूँ ये पीएनएल। तो सर अब मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ। मैंने कहा ये अनएडजस्टेड था, इसमें आपस की सेल्स को एलिमिनेट किया तो कुल मिला के बाहर की सेल बच गई, ऐसा ही है। फिर मैंने कहा कि भाई बहुत फोकस होकर सुनिएगा आपको समझाने के लिए। मैंने कहा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल इतनी, जिसमें से 130 रिवर्स की, फिर 9750 से बढ़ा दिया, फिर 155 रिवर्स की और 15112 से इसको इंक्रीज कर दिया, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। तो क्या मैं कह सकता हूँ मैंने ग्रोथ के बाहर से जीपी इतना कमाया है, ऐसा ही जी। फिर मैंने कहा कि भाई जो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अच्छा मुझे इसमें एक चीज सही करनी पड़ेगी क्योंकि जो मैंने ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पार्क किया है या अमोर्टाइजेशन पार्क की है वो मैंने गलत जगह की हुई है, क्योंकि यहां से उड़ के यहां आ जानी चाहिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का वो है, इसको हम वापस हम लगा देते हैं। टेक्निकली ये मेरे एक्सपेंसेस को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये रहा जी। फिर मैंने कहा आए सर ये बताते हैं आपको इन्वेस्टमेंट इनकम में हमने क्या किया। मैंने 9 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट इनकम में से डिविडेंड को कटा दिया, सही है जी। जो इंटरेस्ट इनकम थी मेरी, जो मैंने आपस की कमाई हुई थी उसको कटा दिया, तो मेरे पास, और जो बार्गेन परचेज गेन था वो यहाँ शामिल नहीं था, उसको ऐड कर दिया, मेरे पास ग्रुप की इनकम ये आ गई। फिर मैंने कहा कि सर अगर मैं ये देखूं कि भाई मेरा एक्सपेंस था और मैंने एक्सपेंस को 25 से रिवर्स कर दिया क्योंकि आपस का एक्सपेंस था, तो मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस कुल मिला के ये आ गया। तो सर इसके बाद आया मेरा पोजीशन कि मैं ये देख सकूं कि भाई मैंने ग्रुप के बाहर से पीवीटी कितना कमाया, वो ये रहा। फिर मैंने कहा कि सर अब तक हमने डेफर्ड टैक्स का सीखा नहीं है, तो आई थिंक कि इसका जो टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर है वो पहले भी सेम था और अब भी सेम है मेरे पास, यानी ये आ गया कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये रहा जी। अच्छा, अब आपको मैंने सिखाया था कि इसके अंदर कितने कंपनीज का पैसा, आप बोलेंगे दो सर, पेरेंट और सब्सिडरी पर कितने लोगों का पैसा है। सर पेरेंट और एनसीआई, फटा किसके प्रॉफिट पे, सर सब्सिडरी के प्रॉफिट पे। पर यहाँ पे आपने मुताद होकर एक काम करना है, मैं यहाँ पे एक समरी बना रहा हूँ। सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एक अलग मंतक है, वो मंतक क्या जरा देख लेते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या इस वाले यहां से यहां तक के सफर में, यहां से यहां तक के सफर में, फिर रिपीट कर रहा हूं, 4168 से यहां तक के सफर में बीच में कोई एडजस्टमेंट्स हैं? यस सर, डेफिनेटली एडजस्टमेंट्स हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई अगर आप ये काम करने वाले हैं कि आप यहां पे सब्सिडरी की सेपरेट बुक्स का प्रॉफिट उठाएं, वो यहां रखें, तो क्या वो प्रॉफिट यहां पे जमा हुआ है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं अभी? नहीं सर, वो यहां जमा नहीं हुआ, वो तो यहां पे था। क्या मैं कह सकता हूं 8 महीने का प्रॉफिट यहां पे था? तो सर यहां पे क्या 8 महीने का नहीं है, क्या 6 महीने का हो गया? भाई यहां पे भी 8 महीने का, बट यहां पे कट पिटा गया है, यानी एडजस्टमेंट्स के बाद आया। तो क्या जो आप बंटवारा करेंगे क्या वो उसी पुराने प्रॉफिट पे करेंगे या एडजस्टमेंट्स पार करने के बाद करेंगे जो यहाँ पे जमा है? भाई मेरा तो सीधा कहना ये है कि प्रॉफिट का बंटवारा तो उस अमाउंट पे होगा जितना गुल्लक में शामिल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, जानिए, क्या मैं ये कह सकता हूँ इसमें से हाईलाइट हटा के कि मेरी सब्सिडरी की सेपरेट बुक का प्रॉफिट था 2703750, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2703750, सही है जी। मैंने इसको डिवाइड किया 12 से, मल्टीप्लाई किया 8 से, मेरे पास ये आ गया भाई सब्सिडरी का कमाया हुआ प्रॉफिट, ऐसा ही है। अच्छा मैं वैसे ही देखो 2703750 यहाँ पे भी आ रहा है 2703750। अगर मैं वैसे ही समझने के लिए यहाँ पे पेरेंट एंटिटी का लिखूं, ये आपने एग्जाम में करना नहीं है, मैं सिर्फ लिख रहा हूं यहाँ पे 2366250, ये पेरेंट एंटिटी का है, ऐसा ही है। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं इन दोनों का सम अगर करूं, देखो 4168,750 आता है, ये 416750। पर देखें मैं आपको कह रहा हूं ना तो ये वाला प्रॉफिट, ना तो ये वाला प्रॉफिट वहां एडजस्टेड प्रॉफिट में
ना तो ये वाला प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट में, क्योंकि इन दोनों में मल्टीपल एडजस्टमेंट्स हुई हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि जो मैं बंटवारा करूंगा क्या इन प्रॉफिट्स को रख के करूंगा या उन प्रॉफिट को रख के जो कि एडजस्टमेंट्स के बाद है। सर वो एडजस्टमेंट्स के बाद वाला तो आपने सिंपल एक काम किया, आपने इसमें पार्क करनी है इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स। सर ये क्या होती है भाई? इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स वो एडजस्टमेंट्स होती हैं जिसने सब्सिडी के प्रॉफिट को इंक्रीज या डिक्रीज किया होगा। क्या मैं कह सकता हूं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फ्रॉम सब्सिडी टू पेरेंट, वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सब्सिडी की सेपरेट बुक के प्रॉफिट में शामिल है, जबकि कंसोलिडेटेड बुक्स के बॉटम लाइन में शामिल नहीं है। तो सर क्या वो ये था? मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कहा सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन, क्या वो सेपरेट बुक्स के डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन शामिल है? नहीं सर, पर वो आखिरी के जो चौरंगी है उसके अंदर शामिल है। उसने सब्सिडी के प्रॉफिट को क्या किया हुआ है? कम किया हुआ है। तो आप यहाँ पे भी कम करें ना। तो सर समझने की बात यह है कि मैंने जैसे ही इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन यहाँ पे पार की तो वो ये आ गया। अच्छा देखें, सुने मेरी बात, अगर यहाँ पे इंपेयरमेंट होती और फुल गुडविल होती तो इंपेयरमेंट का हिस्सा भी यहाँ पे आता, नहीं पूरी इंपेयरमेंट यहाँ से माइनस होती क्योंकि एनसीआई को भी इसका हिस्सा मिलता। अब देखें सर, आपका दिमाग चल रहा होगा, आप ये कह रहे होंगे कि सर ये दो जो है भाई इसका प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं है ना, इसका प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, प्लस माइनस देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, सम जीरो आ रहा है इसका। तो क्या सर ये 1.35 भाई 1.35 पेरेंट एंटिटी की बुक्स की है। तो सर मैंने आपको समझाने के लिए किया ही है, मैंने इनका सम किया और मैंने कहा मैं ये कह रहा हूं कि जो यहाँ प्रॉफिट जमा हुआ है वो ये वाला है। सर प्रूफ करता हूं, अभी देखिएगा। क्या मैं कह सकता हूं पेरेंट एंटिटी की बुक्स में जो पेरेंट एंटिटी का प्रॉफिट है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पेरेंट टू सब्सिडरी, वो ये रहा, और मैं डिविडेंड माइनस कर दूं, वो ये रहा, ऐसा ही है, और मैं बार्गेन परचेज गेन ऐड कर दूं जो कि पेरेंट एंटिटी का है, वो ये रहा। सर मैंने इसको सम किया, मेरे पास ये आ गया। देखिए मैं इनको सम करूंगा ना, मैं अगर इसको सम करता हूं तो देखें ये एग्जैक्ट बनता है जो यहां पे इससे मैच करता है। ये देखें, इसको भी मैं हाईलाइट करता हूं और इसको भी मैं हाईलाइट करता हूं। यानी आपको सिर्फ सिखाने का मकसद ये था क्योंकि कॉन्सेप्चुअली बड़े स्ट्रांग हो जाओ कि भाई यहाँ पे जो पैसे जमा हुए हैं वो मल्टीपल एडजस्टमेंट्स के बाद है और वो ये हैं। आपने पेपर में इतनी लंबी नहीं करनी, सिर्फ आपको सिखाने के लिए था। मैंने सिंपल क्या करना है, इसमें से एनसीआई का हिस्सा निकाल लेना है सर, इसमें से, क्योंकि सब्सिडी के प्रॉफिट पे पंगा है ना। मैंने कहा कि भाई जब 40% इसका निकाला तो यहाँ पे एनसीआई का शेयर आ गया मेरा ये, और बाकी मैंने पेरेंट एंटिटी को दे दी बैलेंसिंग फिगर। सर वो कैसे? दिस माइनस दिस। क्या हम कह सकते हैं कि इस 3297283 में पेरेंट एंटिटी का अपना पैसा भी है और सब्सिडी से जितना बनता है एडजस्टेड वो भी है, तो हमें इतनी लंबी करने की नीड नहीं है। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं भाई, जो मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ, पर वो इंतहाई लंबी होगी। एग्जाम में से आपने क्या करना है, सब्सिडी का प्रॉफिट उठाया, उसमें एडजस्टमेंट्स की, एनसीआई का शेयर निकाला, बाकी पेरेंट को दे दिया। पर अगर सर मैं लंबी करना चाहूँ सिर्फ समझाने के लिए, तो आपने क्या कहा कि भाई पेरेंट एंटिटी का अपना 2273 तो वो खुद ही लेके जाएगा, पर इसका 60% भी वो लेके जाएगा, पेरेंट का 60%। तो सर अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं तो देखें 3297283 एग्जैक्ट ये बनता है, एग्जैक्ट ये बनता है। तो भाई लंबी क्यों करनी, सिंपल एक काम करें, एग्जाम में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकालें, सब्सिडी की सेपरेट बुक का प्रॉफिट उठाएं, उसके अंदर इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट पार्क करें, आपको वो प्रॉफिट मिल जाएगा जो सब्सिडी का यहाँ पे जमा हुआ है। एनसीआई का हिस्सा निकालें, बाकी पैसे किसको दे दें, पेरेंट एंटिटी को दे दें। आई होप दिस इज क्लियर। और एक आखिरी जादू दिखाता हूँ और फिर हम इस क्लास को कंक्लूड करते हैं। अगली क्लास हमें करना होगा एसोसिएट, तो वो देख लेते हैं। समझिएगा, मैं अगर यहाँ पे देखूं तो एनसीआई का हिस्सा कितना आ रहा है, 592855, और जब मैं पीएनएल का शेयर देखूं तो वो आ रहा है जी ये 682855। ऐसा ही है भाई। मैं आपको बताऊं क्या, देखें ये कम आ रहा है ये ज्यादा आ रहा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि एनसीआई ने कमाए इतने, पर एनसीआई ने कमाए इतने, इसकी रिटर्निंग में इतने ही गिरते हैं। एनसीआई की अपनी इक्विटी अलग है ना, एनसीआई को पैसे मिलते इतने, बट क्या मैं ये कह सकता हूं कि एनसीआई ने इन दोनों का डिफरेंस डिविडेंड लिया होगा 90,000 रुपए का। मैं प्रूफ करता हूं तुम्हें कैसे किया होगा। तुम सिर्फ ये देखो कि
इसका 15% का डिविडेंड था और एनसीआई 40% है, क्या ये 90,000 है? तो यही तो वो चीज़ है जो उसका पैसा उसको रियलाइज हो गया। आई होप ये आपको ऑल टू ऑल क्लियर हो गया। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म होते हैं बैलेंस शीट और पीएनएल के। अब हम जो मूव हो जाएंगे वो एसोसिएट पे होंगे, जिसमें मैं उसकी बैलेंस शीट और पीएनएल कराऊंगा। जज़ाकल्लाह।